चल रहा है कि देश भर में एक ट्रेंड चल रहा है। खाली जी आप इस बात को ईमानदार हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या गोविंद कांडा बीजेपी के जो खिलाफ जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से पिछड़ रहे हैं या पार्टी एज होल पिछड़ रही है? नहीं, भाजपा एज अ होल नहीं पिछड़ रही। हम ऐतिहासिक वोट लेकर आने वाले हैं यहाँ से। और नहीं, मैं अभी तक इस राउंड तक की बात कर रहा हूं सर। देखिए, इस राउंड तक की जहां तक बात है, हमारा ये हमने तो मार्जिन को कवर किया है, हमने तो टेरिटरी को कन्क्वर किया है, अब तक भी आगे भी करने वाले हैं। हमारा यहाँ पर कोई प्रत्याशी कभी जीता नहीं है। हम तो इस बार ऐतिहासिक चुनाव लड़ा है हमने, हमारी कैंपेन ऐतिहासिक रही है। गोविंद कांडा जी बहुत अच्छे उम्मीदवार का चयन हुआ, बहुत अच्छे समाजसेवी व्यक्ति का हमने चयन किया, लोगों ने स्वीकार किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की और जज्बा की बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी की हमने जो संगठित रूप से जिस प्रकार से एक संगठित ताकत के रूप में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और मैं इसके साथ साथ बधाई देना चाहता हूं ऐलनाबाद की जनता को। ऐलनाबाद की जनता ने बड़े धैर्य के साथ सबको देखा, सुना, सबकी बात सुनी और अब जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसको आशीर्वाद दिया, उसको दे रही है, उसको ऐतिहासिक हमारा प्रदर्शन रहने वाला है। अब ये तो चीज निश्चित हो गई ना कि हम अपने पिछले वाले वोट परसेंटेज से बढ़ने वाले हैं। हम जीत का हमारा मार्जिन कितना रहेगा कितना रहेगा ये तो समय बता देगा, लेकिन ये तो बात हो गई कि हमने एक बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा। दूसरा, कांग्रेस का ये मानना कि इस प्रकार के कृत्रिम आंदोलन खड़े कर किसान विरोधी आंदोलन खड़े कर उनको कोई लाभ होता हो, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सीख इसमें, इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी सीख अगर किसी को मिली है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली है। वो अब ये समझेंगे कि जनता इन चीजों को समझती है। हूटर बच चुका है सर। अगले राउंड के नतीजे देख लेते हैं। 10वें राउंड के क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, देख लेते हैं। अभय चौटाला 2985 वोट से आगे हैं, सिर्फ 2985 का आगे है गैप। अभय सिंह चौटाला को टोटल वोट जो है वो पहुंच चुके हैं अब अभय सिंह चौटाला के 40,633 माफ कीजिएगा। गोविंद कांडा के टोटल वोट पहुंच चुके हैं 37,648 और पवन बेनीवाल के टोटल वोट पहुंच चुके हैं 4,951। अभय सिंह चौटाला अब 2985 वोट से आगे हैं। 14,951 वोट से आगे हैं पवन बेनीवाल। अभय सिंह चौटाला का जो लीड है वो 8,000 से घटते घटते अब 2,985 तक पहुंच चुका है। और लोकदल के प्रवक्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस राउंड के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तंवर साहब, मैं सीधे आपके पास आता हूं, 2,985 बहुत कम है। देखिए, जो 3 सेगमेंट में जो शहरी क्षेत्र था वो अब पूरा हो चुका है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी हैं, वो बता देंगे। और जिस प्रकार की बात कर रहे थे, बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या ये आम चुनाव था? क्या ये उपचुनाव नहीं था? और इसमें जिस प्रकार से अनेक चीजों का विषय आया, क्या गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई, जो ये सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, क्या इनके पास कोई अपना कार्यकर्ता नहीं था? इन सारी बातों का जवाब दें। ऐसे घुमा फिरा के बात करने का कोई विषय नहीं है। और जिस प्रकार से हमें जो समर्थन मिला है, शहर में भी मैंने देखा है करीब 2500 तीनों सेगमेंट में आए हैं। हमारे लिए संतोषजनक स्थिति है और आगे हम इस बढ़त को और आगे ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं जवाब लेता हूं, विदु जी। नंबर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको ये शहर कह रहे हैं वो वास्तव में शहर तो है, लेकिन वहां पर भी रहने वाले किसान हैं। इस बात को नोट कीजिए, वो एक सेमी ग्रामीण एरिया ही है जिसको ये शहर कह रहे हैं। पहली बात तो ये। और वहां पर रहने वाले अधिकांश नहीं, लगभग 100% लोग जो है वहां पर किसान ही हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ऐसा सवाल खड़ा कर रहे थे कि गोविंद कांडा जी, इनको शायद नहीं जानकारी है, गोविंद कांडा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब उनको टिकट मिला उस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुई थी उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। कितने दिन पहले साहब, कितने दिन पहले? ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? यही तो महत्वपूर्ण है। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। और इससे पहले अलोपा से 2 चुनाव रानिया से लड़ चुके हैं। आपके लिए तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।
आपके लिए न किसान महत्वपूर्ण है, ना कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, और जिन कार्यकर्ताओं ने आपकी पार्टी से प्रयास किया होगा उनकी क्या दुर्गति करी आपने? ठीक है, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है? मैं जवाब ले रहा हूं, सुन लेते हैं उनको एक बार। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे ना आप आंकड़े गलत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। 97 से 120 ये काउंटिंग शुरू होने से पहले हमने ये बोला था यहां पे बीजेपी को एक बेहतर मार्जिन मिलना चाहिए, और वो आ रहा है क्योंकि ये अर्बन वोट है। आप इसको ये मत कहिए कि ये रूरल वोट है। बस मेरा इतना सबमिशन है सर। इसको वो सेमी अर्बन कह रहे हैं, वो सेमी अर्बन कह रहे हैं, सेमी अर्बन मान ले, इसको सेमी अर्बन मान ले, सेमी रूरल मान लेते हैं। मैं खुद रहा हूं वहां पर, ग्राउंड जीरो पर रहा हूं। आपने मुझे वहां से कवर किया है, मैंने चुनाव प्रचार किया है वहां पर। वहां 100% मेरी बिरादरी यानी कि किसान बिरादरी के लोग वहां पर थे। मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे। तो ऐसा कहते हुए मैं आपको अगली बात जो कहना चाह रहा था, जिस पर मुझे पता नहीं इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे सम्मानित साथी को क्या बुरा लगा। मैं उनकी भावनाओं को बिल्कुल आहत नहीं करना। नहीं, बुरा कुछ नहीं लगा। मैं तो आपकी आंख खोलने का प्रयास करूं, मुझे कभी कुछ बुरा नहीं लगता। मैं तो आपकी अपनी क्रिया है, मेरी प्रतिक्रिया है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैं आपका धन्यवादी हूं, आप मेरी आंख खोल रहे हैं। थोड़ी सी मेरे द्वारा भी आपका ये आभार वापस करने दीजिए। थोड़ी सी आंख मैं आपकी खोल देता हूं और ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी। क्या एकदम कागजों में बनी? रावल साहब, कागजों में बनाई आपने ऑनलाइन बनाई, ठीक है ना? आपने कागजों में ऑनलाइन बनाई, मैं मान रहा हूं इस बात को। आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इलाहाबाद में अपना या अपनी सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार नहीं ले पाए। यही धरातल की सच्चाई। आप आए इस प्रदेश की आंख खोलें, देश की आंख खोलें। आप सुनिए, आपने अपनी बात कही है, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। दोनों एक दूसरे की बात के बीच में तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। वो बीच में काउंटर करना जरूरी है, बीच में काउंटर करना जरूरी है। आप नोट कीजिए, मैंने आपकी बात को नोट किया। मैं आपको चाहता तो उसी समय टोक देता, मैंने नहीं टोका, मैंने नोट किया। मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप पर सहमत होना ना सहमत होना आपसे आपकी इच्छा की बात है। आप भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी है जो मेरी हर बात से सहमत होगी। मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। मेरी बात से सहमत नहीं है तो अपने समय का इंतजार कीजिए। आप हर वाक्य में टोक रहे हैं मुझे। तो मैं इतना जो है निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, इन्होंने अभी कहा काउंटर जिसको बोला इन्होंने कि कागजों में बनी। तो कागजों में मिस कॉल से बनी आपकी पार्टी, जमीन पे नहीं है। हाँ, अच्छा, चलिए, जमीन पर नहीं है, कागजों में है। लेकिन हमारे जो 303 लोकसभा की सीटें आई वो भी 19 प्रांतों में हमने देश में, जहां पर पार्लियामेंट से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार। आपने एक छोटे फायदे के लिए देश में इतनी बड़ी खाई बना दी है। चलिए, एक छोटे फायदे के लिए आपने इतनी बड़ी खाई बनाई है प्रोफेसर साहब। मेरे दोनों साथियों ने तय कर लिया कि मुझे बोलने नहीं देना। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। चलिए, आप बोलिए, फिर झूठी बोलना तो बोलते रहिए। नहीं, आपको लग रहा है ना झूठ भाई साहब। आपको अगर आपको सच की पहचान होती तो आप अब तक भाजपा ज्वाइन नहीं कर चुके। नहीं, आप शीर्ष नेतृत्व से प्रेरित हैं आप, इसलिए आप इस लाइन पे हैं। अच्छा, सुनिए, चलिए। शीर्ष नेतृत्व से प्रेरित हैं आप उसके सुन लेते हैं से नहीं है। सुनिए, अब इस बात पर भी आए, लेकिन मुझे लगता है विषांतर कर रहे हैं आप, फिर भी कर रहे हैं तो मुझे जवाब दे दीजिए। हम सिर्फ शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए नहीं है। हमारे यहाँ किसी गांधी परिवार की कोई बापोती नहीं है मेरी पार्टी। मेरे यहाँ पर जब अटल जी थे तब ये कहते थे कि अटल जी के बाद कुछ नहीं रहेगा। फिर अडवाणी बोले अडवाणी जी के बाद, अडवाणी जी तो तेरे अडवाणी जी का जो हाल किया, अडवाणी जी का जो हाल किया उनका जिक्र मत करो मेरे भाई। अडवाणी जी का जो हाल किया, सर मेरा विषय वो नहीं है। सर मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय वो है। खालिद भाई, मेरा विषय वो नहीं है। एलनाबाद पर आ रहा हाँ, एलनाबाद पर चर्चा यहाँ आ जाओ। और एलनाबाद में ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी वो ऐसे ही बनी कि बहुत सारे खालिद भाई की तरह, बहुत सारे तंवर भाई की तरह, बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने भाजपा में आस्था जताई, जो कल तक हो सकता है किसी और दल के साथ जुड़े। अचानक से कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ, अचानक से लोग पैदा नहीं हुए। ये इसी प्रकार से भाजपा का विस्तार हुआ कि भाजपा के विचार के साथ लोगों ने सहमति जताई। और उनमें से एक लोग जो है, उनमें से एक व्यक्ति जो है गोविंद कांडा भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उपयुक्त माना। उन्होंने जो उनकी नॉन पॉलिटिकल सेवा थी उसको जानते हुए, उसको देखते हुए, और आज इतनी बात तो मेरे भाई खालिद भाई मानेंगे कि वो भाजपा की तरफ से जो 2 बार चुनाव लड़े थे, इस बार उनको मना कर दिया गया, वो टूटकर भाजपा से आपके पास आ गए। वो आ गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, आपने खड़े हैं वो। प्रोफेसर साहब सुनो, लेकिन कम से कम इतनी बात तो मानेंगे ना। सुनो जी, विदु जी जब इस सीट के लिए टिकटों का लिए जा रहे थे, आवेदन लिए जा रहे थे, तो आपने कहा था कि हमारे पास 17
17 लोग हैं बीजेपी के पास, और हमने कहा था कि कांग्रेस के पास 4-5 लोगों का आवेदन आए हैं, और हमने देखा उसमें कि वहां भरत बेनीवाल जी का भी था, पवन बेनीवाल जी का था, और पांच और किस-किसका था? सुनिए तो सही, और किस-किसका था? आप सुनिए तो सही। आपके जो 17 थे उन 17 में से ये कोई नहीं, ये 17 में नहीं थे, ये जो अभी आपके चुनाव लड़ रहे हैं आपकी टिकट पे, ये 17 में नहीं थे, ये नहीं, ये 17 में नहीं थे, ये 17 में नहीं थे, और हम जो 5 थे हमने उन 5 में से कैंडिडेट दिया। 17 गिनवा दीजिए आप, फिर मुझे 17 गिनवा दीजिए। वो तो आपको खुद को पता, आपने बताए थे। मुझे पता है ना, तो मेरी बात मान लीजिए। मुझे पता है तो मेरी बात मान लीजिए। मुझे पता है तो मेरी बात मान लीजिए, मैं बताता हूं। और खूबसूरती क्या है देखिए, इस बात को देखो, अच्छी चीज तो सबसे सीखनी चाहिए। इस बात, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि अगर 17 लोग थे तो 16 के जो बाकी लोग थे, सबने खुद को गोविंद कांडा मानकर चुनाव लड़ा है। इस बात को तो आप मान रहे हैं ना। हमारे किस प्रकार का हमारी भाजपा संस्कार रखती है, हमारे साथ जजपा ने जितना मजबूत तरीके से चुनाव, ये सोचकर कि ये चुनाव भाजपा का नहीं, ये जजपा का चुनाव है, ये सोचकर चुनाव लड़ा। हमारे 16 के 16 लोग हर मंच पर रहे। और मैं तो ये कहता हूं क्योंकि कुछ 3-4 लोगों का मैंने भी खुद उनका काम देखा, मेरी ड्यूटी लगी थी प्रभारी के रूप में, तो मैंने देखा कि वो कैंडिडेट से भी ज्यादा काम कर रहे थे। रात को 12-12, 1-1 बजे तक आना, और फिर सुबह जो 6 बजे फिर कन्वेंसिंग के लिए निकल जाना। देखिए, हमारी मेहनत का तो हमें नंबर दीजिए ना, हमारे मेहनत के तो हमें अंक दीजिए कम से कम। हमने जी तोड़ मेहनत की है, और आपने भी की है। मैं सवाल ले लेता हूं, मैं सवाल ले लेता हूं। तंवर साहब का सवाल है। देखिए, विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी, और उस पे ये लोकोक्ति चरितार्थ होती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। निसंदेह जिस प्रकार से गोपाल कांडा जी का समर्थन नहीं लेने वाले लोग और उनके भाई को अंतिम समय में टिकट दे रहे हैं, तो उससे इस बात की पोल खुल जाती है कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। हालांकि ये माने ना माने, मैं इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता थे, एक दिन पहले आपकी पार्टी में शामिल हुए, और आप और जो सुनिए आप रावल जी, और जिस प्रकार से अनेक लोगों ने 17 लोग, हम आपकी बात मान रहे हैं कि 16 लोग, चलो इनको भी हम मान लेते हैं, 16 लोगों के आवेदन थे जो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता होंगे। कहीं ना कहीं आपने क्या उनके राजनीतिक हितों पे कुठाराघात नहीं किया? निसंदेह एक आयातित उम्मीदवार उतार के आपने अपने कैडर के लोगों के साथ उनके राजनीतिक हितों पर कुठाराघात किया है। यही धरातल की सच्चाई है। आप स्वीकार करें, स्वीकार ना करें। देखिए, मैंने भी बड़ी बारीकी से इस इलेक्शन को देखा, कवर किया है। प्रोफेसर साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा उस बात को लेकर। इनके कैंडिडेट जो टिकट्स मांग रहे थे उनमें कईयों के नाम थे। गोपाल कांडा जी के साथ, या हर चुनावी जनसभा में गोविंद कांडा जी के साथ मंच पर निताशा सिहाग है। विदु जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या वो भी दावेदार थी? निताशा सिहाग हर मजबूत दावेदार थी, बिल्कुल, लेकिन वो हर चुनावी सभा में साथ थी। सर, इसे कहते हैं चुनाव लड़ना। खालिद भाई, भरत बेनीवाल एक भी, आप कह सकते हैं कि वो विरोध में नहीं थे, लेकिन वो एक भी जनसभा में साथ नहीं आए। अब आप कहेंगे उनकी तबीयत खराब थी, तो उससे पहले भी वो साथ नहीं आए थे। तो सर, एकता तो कम से कम दिखाई ना इन्होंने। अब जो एकता दिखेगी, टिकट मांग रहे थे वो। हाँ, अब जो एकता दिखेगी सर, तो जनता तो उस चीज को स्वीकार करेगी। तो संगठन तो इस मामले में कह रहे हैं वो। तंवर साहब, देखिए, मैंने जो अपना विषय था, जो ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी पोल इस बात से खुल जाती है। आप कह रहे थे ना कि लोग साथ नहीं आए, खुद के लोग ही साथ नहीं आए, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि खुद के लोग नहीं साथ आए। इन्होंने तो जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पे, और जो सरकार में जिस प्रकार से रंजीत चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनका भरपूर उपयोग किया है, जितना ये कर सकते थे। ठीक है, और उन्होंने अभय सिंह को चक्रव्यूह में घेरने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं घेर पाए। इनकी जो भी इनकी राजनीतिक क्षमता थी, इन्होंने पूरा प्रयोग किया। इंडियन नेशनल लोकदल को हराने का पूरा प्रयास हुआ। कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से एक व्यक्ति पे जिस प्रकार के उन पे आरोप और वो हैं, मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। उन्होंने जो 30, 35, 40 साल से भरत सिंह बेनीवाल जी जिस प्रकार से कांग्रेस की सेवा करते आ रहे थे, कांग्रेस ने भी उनको नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो पवन बेनीवाल जी थे पहले, और जिन्होंने देखा कि भी किसान इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोध में है, इंडियन नेशनल लोकदल में तो जगह नहीं थी, कांग्रेस में चले गए, टिकट प्राप्त कर गए। असर क्या हुआ? साहब, ये बात आप रिपीट कर गए अपनी, बार बार रिपीट करने का तो कोई अर्थ नहीं। कौन सी बात रिपीट करी? मैं बताता हूँ। कोई बात रिपीट नहीं है। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप नई बात कहिए, आप ही बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब एक छोटे से का दे दीजिए।
आप कह रहे हैं कि मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ आपने कहा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं। और मैं भाजपा का कार्यकर्ता आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पर हुआ क्या? अभय सिंह चौटाला 3 बार से वहां के प्रत्याशी थे, 3 बार से चुनाव जीत रहे थे, 10 वाले चुनाव जीता, 14 वाला जीता, 19 वाला जीता। फिर अभय सिंह चौटाला जी ने अपना एक दिन रात को मन किया कि नाखून कटवाकर शहीद बन जाए, इस्तीफा दे दिया। फिर अभय सिंह चौटाला जी ने एक रात को, उनको तय हुआ कि बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये आंदोलन वाले घुसने भी नहीं देते हैं, एक रात को तय किया नहीं अब चुनाव लड़ लेते हैं। अभय सिंह चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को बुलाया और पूछा कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? तो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा हाँ अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर जो है अभय सिंह चौटाला ने अभय सिंह चौटाला के साथ बैठक करके ये फैसला किया कि प्रत्याशी के रूप में अभय सिंह चौटाला को चुनाव में लड़ा दिया जाए। यानी ये सारा का सारा काम अभय सिंह चौटाला, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जिस पार्टी के हैं वो असल में उसकी हैसियत पुस्तक क्या है, वो अपने को कहां खड़ी है? मैं जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन मैं एक बार रमन जी के पास आ रहा हूं क्योंकि रमन जी को जाना भी है। रमन जी अपना फाइनल कमेंट आप दें। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि इस इलेक्शन के अंदर जो एरिया वाइज वोट परसेंटेज आया है उसके अंदर रूरल एरिया के अंदर बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि जो किसान के वोट की परसेंटेज है या जो कोर रूरल वोटर है उसकी जो परसेंटेज है वो कम हुई है बीजेपी के फेवर में, और अर्बन में वो कहीं ना कहीं रिटेन कर रहे हैं। क्या ये अर्बन वोटर जो है ये प्योरली वोट जो उनके कैंडिडेट का है या पार्टी का है, ये उनको डिसाइड करना है, ये हमारे को डिसाइड नहीं करना। ये हमारी पढ़ाई का विषय जरूर है और इसको मैं पढ़ाई जरूर करूंगा, और ये कभी हमारे को टीवी पे दोबारा बुलाया तो हम जरूर इनको बताएंगे कि ये क्या हुआ है। और तीसरा, इस इलेक्शन के अंदर अगर कोई भी पार्टी ये बोलती है कि जो इश्यूज थे, महंगाई वो नहीं आया, बैड गवर्नेंस वो नहीं आया, करप्शन वो नहीं आया, यहां पे सिर्फ एक इलेक्शन था और रूरल एरिया के अंदर जो किसान आंदोलन है ये उसका रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा इससे ज्यादा मेरे को अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। शाम को और देखेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रमन जी अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। विदु जी मैं आपके पास आता हूं, अपनी बात रख सकते हैं आप, फिर मैं जवाब लूंगा तंवर साहब से। तो मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही कहना है, देखिए अहंकार की कोई स्थान नहीं है, ना होना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, प्रचार हो चुका है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कहें, ये तथाकथित कभी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल है या कौन सी पार्टी है? नाम बताइए कौन सी पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी? आप बता दीजिए अपनी, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसको आप मानते हैं? बताइए कितने सदस्यों वाली पार्टी है? ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको। डिस्क देखिए, आप अगर देखिए, हमने सीखा है अपने विपक्षियों से, हमने सीखा है और लोगों से, अच्छी चीजें हमने सीखी हैं, तभी आज हम जहां खड़े। ठीक है सर, मैं आता हूं। उससे पहले 11वें राउंड के नतीजे क्या हैं एक बार ये लोगों को बता दें, ये दर्शकों को बताएं। तो 11वें राउंड के नतीजे जो हैं वो सामने आने के बाद अभय सिंह चौटाला के खाते में पहुंचते हैं 45,171 वोट्स, गोविंद कांडा के खाते में पहुंचते हैं 42,074 वोट और पवन बेनीवाल के खाते में पहुंचते हैं 15,886 वोट। 3,097 की लीड जो है अभय सिंह चौटाला के पास अब भी है। यानी कि जो बात कही जा रही थी लोकदल के प्रवक्ताओं के द्वारा कि उनकी लीड जो है वो 10वें राउंड के बाद दोबारा से वो कवर करने की सिचुएशन में आ जाएंगे, वो बात यहां पर सही होती हुई नजर आ रही है। भाजपा को 42,074 वोट मिले हैं 11वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद। इंडियन नेशनल लोकदल के पास 45,171 वोट हैं, कांग्रेस के पास 15,886 वोट हैं। 11 राउंड की गिनती, 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसके बाद अभय सिंह चौटाला जो 10वें राउंड तक 2985 वोट से आगे थे, अब 3,097 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए मैं वापस लौटता हूं चर्चा पर। तंवर साहब आपके पास आता हूं। आपकी बात यहां पर इतनी ठीक साबित हो रही है कि 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद हम वापस लीड करेंगे, लीड बरकरार रख पाएंगे और कहां तक लेकर जाएंगे, क्योंकि अब केवल 5 ही राउंड की काउंटिंग बची है। देखिए, लीड बरकरार रहेगी और इसको जीत तक लेके जाएंगे
और क्या अंतर रहेगा वो तो अब 5 राउंड हैं, इसमें सारा ग्रामीण परिवेश है और जो अन्नदाता की लड़ाई चल रही है, निसंदेह अन्नदाता इस भूमिका में जो बचे हुए 5 राउंड है अपने निर्णायक मत दे चुका है, उसका अभी नतीजा आ जाएगा। विधु जी, इन्होंने कहा था कि शहरी इलाकों में हो सकता है भाजपा लीड ले जाए, लेकिन उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, और वो आता हुआ दिख भी रहा है। नहीं, वापस नहीं आए। पिछले राउंड तक 2985 वोट आगे थे, अब केवल 112 वोट आगे हुए हैं, यानी 3097 वोट आगे हुए हैं। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं, ये एक सीसो इलेक्शन है, इसमें जो है ऊपर नीचे होगा अभी। और जिसको ये कह रहे हैं कि जहां पर ये जो है वापसी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब कोई ऊपर नीचे नहीं होना है। आप भी यही, हम भी यही, हो गया जो ऊपर नीचे होना था। आप पार्ट टाइम नहीं साहब, राहुल जी जो मैं कह रहा हूं उस बात पे आप ध्यान करें। अब कोई ऊपर नीचे के विषय नहीं है, नहीं, अब सिर्फ नीचे होना है। अच्छा चलिए, आपका ये मानना है ना, मेरा मानना कोई बात नहीं, हम यही है ना, हम यही है ना। मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, आपकी और मेरी मौजूदगी में निर्णायक हो जाएगा। बताइए, आप मुझे बताइए, मैं तो अलग अलग चैनलों से होकर आपके पास यहाँ पर आया हूँ, आप बहुत देर से यहाँ पर हैं, आप इतने उद्वेलित क्यों हैं, इतने आप चिंतित क्यों लग रहे हैं, इतने आप नहीं, ये तो साथी खालिद भाई बैठे हैं और केशव जी बैठे हैं, मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। आपके पास कौन सा थर्मामीटर है जो आप मुझे चिंतित तय कर रहे हो? मुझे तो कोई नहीं, ये मनगढ़ंत विषयों को छोड़ो। मैं कोई चिंतित नहीं हूँ, किस बात की चिंता? मेरे हर वाक्य में आपका नहीं, आप छोड़ दीजिए। मुझे टोकना उस चीज को काउंटर करना है जो आप इस देश प्रदेश के सामने गलत तथ्य पेश करते हैं। उन चीजों को काउंटर करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसीलिए बैठा हूं यहाँ, और मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है मुझे, कृपया क्षमा करें, मुझे चिंता नहीं है। चलिए ऐसा तंवर साहब, आप नहीं, आप कहें चिंतित, मेरा चिंतित है क्या मतलब? किस बात की चिंता? मैं भी अपनाऊं, आप ये चाहते हैं आपकी तरह मैं भी आपको बीच में टोकूं? नहीं, आपको अगर लगता है कि आपको टोकना चाहिए तो आप टोक सकते हैं। तो फिर तो ना आपकी बात समझ आएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि आपको टोकना चाहिए, आप टोक सकते हैं। सुनिए, प्रचार खत्म हो गया, अब मैं प्रचार की बात ही नहीं कर रहा हूं। सुन लेते हैं तंवर साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस, उनका सवाल ले लो, फिर आपके पास आता हूं। खालिद भाई के पास बता रहे हैं, खालिद भाई के पास बताओ, वो शांत बैठे हैं। अभी क्या है कि आपको और हमें जनता अब भी देख रही है, जो बहुत लोगों ने टेलीविजन को ऑन किया होगा वो देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वो किसका आचरण कैसा है, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में जीवन पथ। ये तो राहुल साहब आपने मुझे चिंताग्रस्त बताया। नहीं, आपने चिंताग्रस्त बताया, मैं चिंतित हूं नहीं, इस बात का मतलब क्या है? आप मेरे अब नहीं, आप कम से कम जो बोल रहे हैं वो कम से कम उसका आकलन करके बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिए सुखबीर जी, जब आपसे सवाल हो आप नहीं, आपने मुझे चिंताग्रस्त बता दिया। जवाब आप देने की कोशिश करते हैं। आपका मन कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का तो नहीं है? आप कहीं प्रवक्ता की मेरी नौकरी तो नहीं लेना चाहते? क्या चाहते हैं आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता से सवाल हो तो उसको जवाब देने दीजिए। और या तो आप ठीक है सर, बोलिए, फिर मैं आता हूं उनके पास। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तरह से देखिए, इसको ये अपना दुर्ग कह रहे थे, अपना गढ़ कह रहे थे, अपना किला कह रहे थे। एक बात तो निश्चित हो गई कि भारतीय जनता पार्टियों की जीवटता, मेहनत ने, कर्मठता ने भारतीय जनता पार्टियों ने इस दुर्ग के अंदर सेंध लगाई है। और इस दुर्ग को कहने वाली बात, जो किला कहते थे, जिसको ये गढ़ कहते थे, उसमें हम बारात लेकर पूरे अंदर घुस चुके हैं। और मैं जब तक अंतिम वोट की काउंटिंग हो जाएगी, निश्चित तौर पर हम जीत की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक मोरल विक्ट्री हमें जरूर मिल चुकी है, जिसको ये 60 और 70 हजार की वोट कह रहे थे कि जीत होगी। अब किस प्रकार से इनके हमने पसीने छुटवा दिए। आपने देखा कि किस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2019 में ये वादा किया था, लोगों को कहकर ये वोट लिया था अभय के लिए कि भाई ये मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है। उस बेचारे बुजुर्ग की इन्होंने किस प्रकार से उनको मजबूर किया कि उन्हें घर घर जाना पड़ा, हाथ जोड़ने, उस उम्र में हाथ जोड़ने पड़े, और अपनी जो बात उन्होंने 2 साल पहले कही थी उन शब्दों को खाना पड़ा वापिस। तो ये सारी चीजें हमने इनके लिए बहुत समस्या तो उत्पन्न किया है। ठीक है विधु जी, अभी मैं ये कह रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की नतीजे क्या है, नतीजे अगर इनके आएंगे तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अगर इनके पक्ष में आएंगे। विधु जी, मेरा एक सवाल है। विधु जी, मेरा एक सवाल है। मैं ये सवाल पहले भी पूछ रहा था आपसे, पहले जो प्रवक्ता थे मैंने उनसे भी पूछा, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। हालांकि शास्त्री जी ने कोई सीधा जवाब इस सवाल का नहीं दिया था।
जो हर मंचों से बात कही जा रही थी कि अभय सिंह चौटाला एक बहुत ही श्रूड किस्म के व्यक्ति हैं, तेजा खेड़ा की पुलिया कूदने से पहले ही उनके पास फोन करना पड़ता है कि विधायक साहब का मूड ठीक है या नहीं होगा, और तमाम तरह के आरोप आपने लगाए। तो क्या अभी तक का जो मैंडेट है 11 राउंड्स का, उसे ये समझ लिया जाए कि एलनाबाद की जनता को अपना नेता जैसा भी है वो वैसा ही पसंद है? नहीं, ना तो वो एलनाबाद की जनता के नेता हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद भी नहीं मानते कि वो एलनाबाद की जनता के नेता हैं। अगर वो एलनाबाद की जनता के नेता होते तो वो 3 बार 2010 में पहली बार जीते, 14 में जीते, 19 में जीते। ये यहाँ पर उनके सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। अब उनको समझ देना आप और मेरे सवाल का जवाब दिलवाना। 3 बार जो विधायक रहे, उन्होंने आज तक एक बार भी अहमदाबाद शब्द का जिक्र भी अगर कभी किसी विधानसभा की चर्चा में किया हो, कोई सवाल खड़ा किया हो, कोई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो विकास को लेकर, एक भी चिट्ठी। देखो हारा हुआ प्रत्याशी, तीसरे चौथे नंबर पर हुआ प्रत्याशी भी गाय बगाए जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देता है कि भाई मेरी फलां जगह से फलां जगह की सड़क बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आज तक अभय चौटाला जी ने, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये बात को, कि वो उन्होंने इन 3 चुनावों के बाद भी एक भी चिट्ठी लिखी हो। वो खुद ही नहीं मानते एलनाबाद की, ना उन्होंने इस चुनाव को एलनाबाद की जनता को प्रति समर्पित करके लिया, ना उन्होंने जो फैसला लिया इस्तीफा देने का, एलनाबाद की जनता को ठेंगा दिखाकर जाने का, ना उस समय उन्होंने मतलब एलनाबाद की इज्जत की। वो एलनाबाद के नेता खुद को नहीं मानते, वो तो खुद को अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मानते हैं। और इसीलिए उनका जो मूड की बात है, ये मैं देखिए, मेरा कोई सामना नहीं हुआ कभी अभय सिंह चौटाला जी से, लेकिन आमतौर पर उनको मिलने वाले, उनके साथ वर्षों वर्ष काम करने वाले लोग ये बताते हैं कि वो बड़े बड़े घमंडी किस्म के व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता कैसे हैं, ये सुखबीर जी का उनसे तालमेल होगा, ये अच्छे से बता देंगे कि बड़े मृदभाषी हैं, अच्छे चरित्र के हंसमुख व्यक्ति हैं, किस प्रकार किस तरह के चुटकुले छोड़ते हैं या किस प्रकार लोगों का मनोरंजन करते हैं, ये बता देंगे, बेहतर बता देंगे। इस बात पर जनता विश्वास, और मैं भी विश्वास करूंगा इनकी बात। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से राहुल साहब ने बात करी कि विधानसभा में कभी एलनाबाद के बारे में कोई बात नहीं करी, तो मुझे हंसी आती इस बात पे। आप विधानसभा के विगत के जो 3 वो रहे हैं कार्यकाल, इनमें विधानसभा का जो रिकॉर्ड है उसका अवलोकन करना, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ ना, मैं डेट नहीं, आप अधिवेशन देख लो ना। आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मैं ले लूंगा, आपको भेज दूंगा। ये आप यहाँ भेज दूंगा भाई, मुझे तो पता है, भेज दूंगा ना। चैनल पर, अरे आपके पास नहीं है कहने के लिए कुछ भी, भेज दूंगा आपको। पर विश्वास कर, आपका व्हाट्सएप नंबर लेके विधानसभा की कार्रवाई और एलनाबाद का जिक्र आपको भेज दूंगा। नंबर 1, नंबर 2 बात जो आपने कही, अब सुनिए, झूठ बोलकर छूट जाएंगे आप यहाँ। नहीं, झूठ मैं आपको व्हाट्सएप पे कार्रवाई भेज दूंगा, और दोबारा फिर कभी मेरा आपका या आमना सामना होगा, फिर बता दूंगा कि आपने देख लिया। ये चर्चा समाप्त। अभी आपने बात करी प्रचार के दौरान, नहीं आपने बात करी, सवाल का नंबर बता दीजिए। सुनो मेरी बात, मैं बता दूंगा, सवाल के नंबर में बता दूंगा। आप लाइव देख लेना। अरे आप लाइव देख रहे हैं ना फिलहाल। ठीक है विदु जी मैं जान लेता हूं, मैं एक बार मैं उनसे उनका बात लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं इनको विधानसभा की जो कार्रवाई हुई है उनमें जो विषय रहे हैं वो मैं इनको बता दूंगा जी, वो कोई इशू नहीं है। अभी जो ये बात कर रहे थे प्रचार के दौरान कि हम बारात लेके एलनाबाद गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये बिना विजय रूपी दुल्हन के उस बारात को वापस लाए। ये इतनी बड़ी व्यंग्यात्मक बात नहीं करनी चाहिए। बारात लेके गए, ये लेके गए, वो लेके गए। इनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे ले लूंगा और इनको मैं जो एलनाबाद की आवाज उठाई गई थी वो सारी इनको भेजूंगा। और जब आमने सामने कोई बात आएगी फिर मैं इनसे पूछूंगा। ये कोई विषय नहीं है। दूसरी बात, अब आपको नहीं राहुल जी, एक बात और, मैं एक अंतिम बात, मैं इस आप बोखला क्यों गए भाई? नहीं मैं भी नहीं। अरे बोखला तो आप रहे हैं। अरे बारात की बात आप कर रहे हैं। अरे बारात की बात किसने करी भाई? बोखला कौन गया? बोखलाए हुए आप हैं। मैं कोई कभी मुझे आप चिंतित बताते हैं, कभी आप मुझे बोखला के बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। अरे बोखला तो आपके निसंदेह। अब आपको जो मतगणना का रुझान आ रहा है उस पे अब आपको हमने अच्छा चुनाव लड़ लिया इसलिए नाराज हो गए क्या आप? नहीं। अब आपको अटल जी की कविता याद आएगी। तोड़ दिया आप इस बात। राहुल जी, अब आपको अटल जी की कविता याद है। चलो आप बोल लो पहले, चलो आप बोल लीजिए, मैं आराम से बोलूंगा, आप बोलो पहले। आप जो कहना चाहते हो वो कहो आप।
मैं अपने भाई से, अपने भ्राता, ना आप बोलो, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ मैं अपने भाई से, अपने भ्राता से निवेदन पूर्वक विनम्र आग्रह करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि भाई आपकी नाराजगी का हमसे कारण क्या है? क्या भाजपा ने चुनाव लड़ लिया, आपके सपने ध्वस्त कर दिए, इसलिए आप नाराज हैं? क्या भाजपा अब से चुनाव घोषित होने से पहले ही मोरल विक्ट्री हमें मिल चुकी है, जनता के दिलों पर हम छा गए हैं, ऐलनाबाद के जन पर हम छा गए, वोट कई बार भी गया हूँ, लेकिन इस बात से आप नाराज हो गए? हमने क्या कसूर किया? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आप बारात लेके गए हो ना, आप बारात लेके गए हो ना, आपने कही आप बारात लेके गए, बारात के बाद तो दुल्हन आती है ना, फिर विजय रूपी दुल्हन तो नहीं आएगी। फिर आप ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं कि हम बारात लेके गए? अब नाराज तो आप हैं, मैं तो आपके सवाल से सवाल किया। अच्छा, हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमें बधाई देंगे ना आप? क्या चुनाव जीत जाएंगे तो बधाई देंगे? बधाई देंगे अगर आप चुनाव जीतेंगे तो, इसमें कोई बात है? हम निसंदेह आपको बधाई देंगे अगर आप चुनाव जीतेंगे तो, इसमें कोई बात नहीं है। तंवर साहब कोई बात ही नहीं है ना, हम देंगे बधाई आपको अगर चुनाव जीते तो। तंवर साहब आप बातों से बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं मुझे, और मैं अलग इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ताओं से सुबह से बातचीत कर रहा हूँ अलग अलग टीवी चैनल पर। मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ तंवर साहब, देखिए एक बात तो आप दिल पर हाथ रखकर इतनी बात तो मान लीजिए ना, जैसे ईमानदारी की बात है, सुन रहे हैं ईमानदारी, इतनी बात तो आपके आकलन से ज्यादा आपको पुश तो किया ना हमने आपको, मतलब जो आप सोचते थे कि इतना आसान होगा, वहां आपको कोई नहीं करना पड़ेगा, प्रचार नहीं करना पड़ेगा, आपको 86 के बुजुर्ग चौटाला जी का बड़ा दुरुपयोग, जिस प्रकार मर्जी लीजिए, और थोड़ा सा मन में कसर तो ये है। अब आपकी बात पूरी होगी जी। अब आप धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता पे आएंगे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, आप उन्हीं लाइन पे आ रहे हैं, आप आ चुके हैं। नहीं आप भी बोलिए, नहीं आप धीरे धीरे आ रहे हैं, और अगले जो बचे हुए राउंड है आप बिल्कुल आ जाएंगे, और ये हार जीत का जो निर्णय है ये अभी हमारे बैठे बैठे ही होगा, ठीक है ना? कोई नहीं है, और जो नहीं जो जिस खालिद भाई के पास बता रहे हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। मैं खालिद भाई के पास आ रहा हूँ। विदु जी रुकिए, विदु जी आप कह रहे थे कि आप वहां के लोगों के दिलों पे छा गए हैं। केशव जी ये तो ठीक है कि हमारे प्रत्याशी के वोट में और आईएनएलडी के प्रत्याशी के वोट में लगभग 2 गुना ज्यादा का फर्क हो चुका है, तो मैं समझता हूँ 3 गुना हो गया सर। हाँ, मतलब 3 गुना हो गया, 15-45 का फर्क हो गया है, तो हो सकता है हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने पिछली बार 35,000 वोट ली थी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने, तो हमें ऐसी संभावना है कि हम उसको क्रॉस कर देंगे। लेकिन आपको एक बता देता हूं, आप किस तरह दिलों पे छाए रावल साहब, आप समझिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि देखो रावल साहब, आप भी जानते हैं, और इस देश प्रदेश के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, कहीं जब उपचुनाव होते हैं तो ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि वो उपचुनाव सरकार के फेवर में चला जाए, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। उसके पीछे आप कारण कुछ भी लगा सकते हो। ये चुनाव आपने जिस तरह से लड़ा, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा भाजपा ने इस सीट पर, पवन बेनीवाल जी लड़े तो उनको 45,133 वोट आए पिछली बार। और इस बार चुनाव कौन कौन लड़ रहा है? इस बार बीजेपी है, जेजेपी है, निर्दलीय है, श्री रणजीत सिंह चौटाला जी और आलपा है ना, श्रीकांडा जी की पार्टी, यानी 4 पार्टियां लड़ रही हैं। और उसी जो वोट आपने पिछले चुनाव में पाया था, उस पर पहुंचने के लिए आपको पसीने आ रहे हैं। यानी कि आप उसको कह रहे हैं कि हम लोगों के दिलों पे छा गए, लेकिन आप 4 पार्टियां लड़ रही है तो आपको 45-46 पे पहुंचने पे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब 4-5 राउंड की काउंटिंग बची है। 5 पार्टियां लड़ती हैं तो आप पहुंचते हैं 40-45 पे। जब अकेले लड़े थे पवन बेनीवाल जी, वो भी पहुंचे थे यहीं, और आईएनएलडी पहुंची थी 57-58 हजार पे पिछली बार। मैं समझता हूं वो वहां फिर से पहुंच जाएंगे। ये कहने का मतलब है कि वो अपना वोट बचाने में कामयाब रहे। अब ये हम इसको स्वीकार करने में कोई गलती हम नहीं समझते, इसमें कोई दिक्कत है कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो हमारा प्रचार अगले राउंड का आंकड़ा आ गया है, उनका पहले रुक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 12वें राउंड के नतीजे, 12वें राउंड के आंकड़े लीजिए, बताते हैं आपको। 12वें राउंड के बाद भाजपा के वोट हैं 45,866, इंडियन नेशनल लोकदल के वोट हैं 49,827 और कांग्रेस के वोट हैं 17,004। जी हां, 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और उसके बाद जो वोट्स हैं वो बता रहे हैं आपको। इंडियन नेशनल लोकदल के वोट्स हैं 49,827, भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट हैं वो है 45,866, और जो वोट हैं कांग्रेस पार्टी के पास यानी कि पवन बेनीवाल के, वो वोट हैं 17,004 वोट। यानी कि बढ़ोतरी तो इस बार की है 12वें राउंड में,
कांग्रेस ने, लेकिन उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी बढ़ोतरी लीड के लिए चाहिए, उनसे तो बहुत ज्यादा दूर है। इसके साथ साथ तकरीबन 4000 वोट जो हैं 12वें राउंड में मिली है इंडियन नेशनल लोकदल को, और इसके साथ साथ तकरीबन 3000 के आसपास जो वोट हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा वो मिली है भारतीय जनता पार्टी को 12वें राउंड के आसपास। मैं आता हूं सीधे अब विधु रावल जी के पास। विधु रावल जी, लीड जो है वो लगातार मेंटेन किए हुए इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में लौटते ही वापस अपनी वापसी हो जाएगी, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और हम भी देखिए कुछ बूथ पर हमारे ज्यादा वोट मिलेंगे, जैसे कागदाना जैसा गांव है वहां पर अभी खुला नहीं है। अभी मेरे पास अभी SMS आया है कि भाई साहब कागदाना का इंतजार कीजिए। तो ऐसे ऐसे गाँव मैं आता हूं जी। हाँ, लेकिन एक बात तो इन्होंने 3 या 4 या 5 पार्टियों बताई, सिर्फ इतना नहीं, हमें केवल 5 पार्टियों ने साथ नहीं दिया, हमें अहमदाबाद की जनता ने साथ दिया है। ये देखो ना, ये जो नकारने की आदत है, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं आता हूं फिर। नहीं, समझ गया, मैं खालिद भाई आपके पास आऊंगा समझ गया केशव जी, लेकिन ये गोल चीजें आप तो ऐसे ना थे। नहीं, मैं समझ गया, आप तो ऐसे ना। विधु जी देखो क्या है, गोल चीजें इसको सब आदमी समझते हैं, सब व्यक्ति समझते हैं। आप तो ऐसे ना थे, आप तो बीच में कभी नहीं बोलते। नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहता है आपके साथ डिबेट करने का। लेकिन कोई चीज केशव जी इस बात को कहेंगे, आप मेरी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिए। आप जो कह रहे थे, एक्सपर्टी बात कह रहे थे, मैं फिर भी नहीं टोका आपको। ठीक है, बोलिए विधु जी, बोलिए। मैं इतना बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपना 100% वोट शिफ्ट करवा दिया लोकदल पर। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐतिहासिक क्या हुआ है, हमें 45,866 वोट आज तक नहीं मिली है। केशव जी, इस बात के लिए तो बधाई दीजिए हमें कम से कम। जब इस प्रकार का इन्होंने माहौल बना दिया, कह दिया, इतना झूठा नैरेटिव चला दिया, भाजपा को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, भाजपा को कोई वोट नहीं देगा, नेगेटिव, ये तो ऐसे कह रहे थे जैसे लोग जाकर नेगेटिव वोट देकर आने वाले हैं। जहां हम अपना ऐतिहासिक परफॉर्मेंस कर चुके हैं केशव जी, इसको छोटा नहीं समझिए। किस प्रकार के हमने नैरेटिव, और देखिए अब ये इस बात को अगर मैं कहूंगा तो ठीक है, मैं जवाब दूंगा। देश विरोधी सारी ताकतें, ठीक है, सारी ताकतें एक हो गई। ठीक है विधु जी, मैं जवाब लूंगा खालिद भाई से इस बात का। मैं विधु जी और खालिद भाई दोनों से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं, दीपक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है। 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल लगातार बढ़त बनाए हुए है, लीड में है। अभी तक का आपका आकलन क्या कुछ कहता है? केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया आप लोगों ने। आकलन ये है कि एलनाबाद का जो उपचुनाव था ये बहुत ही एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको, एक अपडेट आ रही है। अभय सिंह चौटाला जो है वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं और सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप जो है वो उन्होंने लगाया है। तो मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं, हालांकि सुबह 8 बजे का समय था पहुंचने का, लेकिन अभी अभय सिंह चौटाला वहां पर पहुंचे हैं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप जो है वो उनके ऊपर अभी लगाया है कि सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और चुनाव में कुछ गड़बड़ियां करने के अंदेशा भी है उनके द्वारा जताया गया है। तंवर साहब, पहले मैं जवाब ले लूं, जब शहरी वोटिंग चल रही थी, चौटाला साहब जब निकले होंगे अपने घर से और अभी वो पहुंच गए, जब वो लीड खो रहे थे तब निकले होंगे घर से, ये सोच करके चलो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तंवर साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था, अभय सिंह जी को कमर में काफी दर्द है और अंततः चलो अब पहुंचे हैं तो कोई विषय नहीं है। और जिस प्रकार से इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से एलनाबाद को कश्मीर बनाया, इस देश प्रदेश ने देखा। और अब ये कहेंगे कि ये कह रहे थे गांव में नहीं घुसने देंगे। अरे जब आपके क्रियाकलाप ऐसे रहेंगे, जब आप किसानों के विरुद्ध काम करेंगे, किसानों के खिलाफ कानून लाएंगे, तो आपको कौन वोट देंगे? और दूसरी बात, नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं बीच में नहीं बोलते, अब मैं जो बोल रहा हूं तो फिर आप फिर उसमें बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं। दे रहा हूं, जो आप करते हैं मैं तो वही काम कर रहा हूं। ठीक है, नहीं, आप करते रहे, वैसे मुझे नहीं, आप करते रहे। मेरी आवाज ईश्वर ने ठीक दी है, आप मेरी आवाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बता दूं, सुन लेते हैं, आप बोलते हैं तो मैं सुन लेता हूं। विधु जी, मैं आऊंगा आपके पास। इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं, आपने तो उस तथ्य को ही नकार दिया कि हलोपा, जेजेपी और रंजीत चौटाला, आपने तो उस तथ्य को ही एक तरफ रख दिया। निसंदेह ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी उन सब का भी प्रयास था कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को इस चुनाव में हराने का। जो षड्यंत्र हो सकता था, जो चक्रव्यूह आप रच सकते थे, जो चक्रव्यूह
अजय सिंह चौटाला ने, आपकी सरकार में भागीदार दुष्यंत चौटाला ने, दिग्विजय चौटाला ने जिस प्रकार की भाषा, ठीक है तंवर साहब सुनिए, तंवर साहब मेरा सवाल, तंवर साहब मेरा सवाल तो ले लीजिए आप। मेरा सवाल यह है कि अगर वो गड़बड़ करवाते, अगर वो चुनावी मशीनरी में दुरुपयोग करते तो सर वोट अच्छा खासा लेकर जाते, 50-60 का भी क्या करना था फिर? नहीं जीतते ही फिर तो। देखिए केशव जी, जीतने की बात नहीं है, हम लठ लेके बैठे नहीं थे वहां, ऐसे कैसे कर देते? नहीं फिर हम लठ लेके बैठे नहीं थे। अभय सिंह चौटाला के इस बयान का नहीं भाई, इसमें क्या बात है? सुनिए तथ्यों की बात करता हूं मैं। पहले तो आपको तस्वीरें वो दिखा देता हूं एक बार। जब मतगणना चल रही थी वहां पर, जब वोटिंग चल रही थी, जब काउंटिंग चल रही थी, तो वहां की क्या कुछ तस्वीरें थी। वहां पर आपके भी लोग बैठे थे, वहां पर दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बैठे थे। आपके नेता हालांकि वहां पर देर से पहुंचे, लेकिन विकल्प 4 या और कैंडिडेट गोविंद कांडा सब अंदर बैठे थे। देखिए सारे के सारे। आपको क्या लग रहा है तंवर साहब, आपको लगता है एक आदमी काउंट करता है सारी वोटों को बैठकर? नहीं सर, कहां गड़बड़ी करेंगे? कोई तो आरोप ऐसा हो जो जिसकी थोड़ा तथ्य हो, बेस हो। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर मैं बिहार चुनाव की बात करूं, जिस प्रकार से वहां परिणाम रोके थे और जिस प्रकार से वहां बाद में जीते हुओं को हरा इन्होंने घोषित करवाए, वो सारे देश प्रदेश ने देखा था। ये बहुत दूसरी किस्म के लोग। तंवर साहब मुस्कुराइए आप एलनाबाद में सर। नहीं एलनाबाद मुस्कुराने की बात नहीं, जो तथ्य की बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना इनकी। देश प्रदेश की आंख आपके चैनल के माध्यम से खोल। आप हारेंगे तंवर साहब, इस बार जैसे आप हार जाएंगे तो इस बार भी। चलो आप रावल जी इस बात की खुशी मनाएं, आप खुशी मनाए ना। आप बता दीजिए। देखिए निसंदेह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये वहां के हुआ है, तो इसका मतलब आप हार रहे हैं? नहीं तो हार रहे हैं आप, और फिर जीत रहे हैं। नहीं लेकिन हम वहां इतने मजबूत है, हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है, हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस प्रकार से आपने मतदाता को प्रलोभन देने का प्रयास किया, जिस प्रकार से चलाया, उसका हमने अपनी शक्ति से मुकाबला किया है, इसलिए हम जीतेंगे। जिसका आपने मुंह और सिर तोड़ दिया, वो तो बेचारा अस्पताल में चला जाएगा। वो फिर बेचारा मुंह और सिर तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट का टूटेगा, जननायक जनता पार्टी द्वारा बोलेंगे, बड़े लोगों का टूटेगा, उनका मुंह तोड़ने की बात है। सर मैं खालिद भाई को रिएक्शन दे दूं। खालिद भाई बड़े शांत हैं, खालिद भाई बड़े शांत हैं। खालिद भाई देखिए, ये मैं एक रावल साहब आपको बताना चाहता हूं कि आप जो आप कह रहे थे ना कि आपने एलनाबाद के लोगों के साथ चुनाव लड़ा, एलनाबाद के लोगों के लिए चुनाव था, ये ठीक है। 5 पार्टियों ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, ये ठीक बात है कि आप नहीं, मना ही नहीं कर रहा हूं, मना ही नहीं कर रहा हूं। सुन तो लो, अब सुनिए। और उसके अलावा भाई साहब, कांग्रेस की दोनों पार्टियां भी मिलकर लड़ लेती ना तो मामला कुछ और होता है। सुने तो सही, कांग्रेस की 2 पार्टियां एक साथ नहीं लड़ पाई सर। कांग्रेस एक साथ लड़ी थी, अपनी वोट शिफ्ट करवा दी। कहां लड़ पाई? इन्होंने तो वोट शिफ्ट करवा दी। आप कह रहे लड़े नहीं, वो कह रहा है कि उन्होंने वोट शिफ्ट कराई। तो मतलब आप पहले आप फैसला कर लीजिए, आप दोनों की मान लीजिए। नहीं, आप फैसला कर लीजिए, मेरी मान लीजिए। आप फैसला कर लीजिए। आप दोनों में से मेरी क्यों नहीं मान लीजिए? आप दोनों में से किसी की मेरी मान लीजिए ना। बोलिए। आप मेरी मान लीजिए कि हमने चुनाव लड़ा, अपना मैसेज दिया, अपना संदेश दिया, ये ठीक है। तो मैसेज को, संदेशों को दिया, उन मैसेजों को, संदेशों को हम सही तरह से लोगों के बीच सर्विस नहीं दे पाए, ये हमारी कमजोरी हो सकती है। हमें ठीक है, चुनाव में हम पीछे रह गए, लेकिन ये सत्य है कि जब 2 दिन पहले जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आपने देखा नहीं उस समय एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए पैसे बांट रहा हूं, वोट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वो पुलिस ने पकड़ा उसको, वो खालिद वीडियो नहीं था। खालिद भाई वीडियो बहुत से आए थे, नहीं और नहीं, जब तक पुष्टि नहीं होती आरोप केवल आरोप होता है। ठीक है, मैं दीपक जी से उनकी रिएक्शन ले रहा हूं। दीपक जी की भी बात अधूरी रह गई थी। दीपक जी, एलनाबाद का जो चुनाव अभी हो रहा है, इससे बहुत सारी चीजें साफ हुई है। सबसे पहली बात तो आज जो किसान आंदोलन के ऊपर लोगों की नजरें थी कि किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही निष्प्रभाव साबित हो रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वोटों में कोई गिरावट नहीं आ रही है। और रही एलनाबाद में अभय चौटाला जी के आगे निकलने की बात, तो जब 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी, उस समय भी वो सीट एलनाबाद ही थी। तो एलनाबाद इनेलो का गढ़ रहा है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। और रही कांग्रेस की बात, मैंने एलनाबाद के चुनाव को, इस चुनाव को 2014 का चुनाव भी मैंने एलनाबाद का देखा है, 2019 का भी देखा है, 2000 अब ये 21 वाला जो उपचुनाव है इसको भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। पहले दिन से अभय चौटाला जी काफी चिंतित नजर आ रहे थे, उसके पश्चात कांग्रेस प्रत्याशी लीड करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे प्रदेश को दिख रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस संगठित हो गई।
उस गोविंद कांडा जी एक बिल्कुल नया नाम थे उस क्षेत्र में, क्योंकि उनका हल्का ये लगता ही नहीं था, वो दूसरे हल्के से यहां पे आए थे। तो वो समीकरण कुछ और थे। अंत में आते आते सारे समीकरण बदल गए। कांग्रेस प्रत्याशी पीछे क्यों हुए? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कागदाना में हुई रैली में बोलते हैं कि गोविंद कांडा के भाई गोपाल कांडा मेरे मित्र रहे हैं, मेरी सरकार में मंत्री रहे हैं, आदमी ऐसे हैं, और अभय चौटाला जी मेरे मित्र हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ही नहीं लिया कहीं पे कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, कैसे है, उन्होंने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो कांग्रेस दो फाड़ थी, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छे से नजर आ रही नहीं कर रही ना कांग्रेस इस बात को। कांग्रेस तो कह रही है एडमिट ना करे। अब वो कौन कमियां तो और गलतियां तो कौन एडमिट करता है? हो सकता है कि नहीं कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां रहती हो कि वो एडमिट ना कर पाते हो। भाजपा ने जिस तरीके से इस सारे गेम में आगे बढ़े हैं, सुखबीर जी का मैं अभी रास्ते में आते आते यूट्यूब पे आप लोगों का ये कार्यक्रम देख रहा था, तब सुखबीर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 17 प्रत्याशी थे, 17 लोग टिकट मांगने वाले थे, फिर वो सारे कहां चले गए। सुखबीर जी अगर 17 प्रत्याशी टिकट मांगने वाले थे तो इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि जो वोट शेयर था वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। बीजेपी का कार्यकर्ता तो कहीं हिला नहीं। इनेलो का कार्यकर्ता उतनी मजबूती से खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था। उन्होंने गांवों के अंदर रोकने की भी कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशी को रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन अंतिम जो निर्णय रहता है वो तो वोट देने वाले के हाथ में रहता है, मतदाता के हाथ में अंतिम निर्णय रहता है। और जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन निष्कर्ष दूर से नजर आ रहे हैं। एक तो जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक किसान आंदोलन का नाम लिया जा रहा है, किसान आंदोलन है, वो बहुत बार ऐसे एक्सपोज भी हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। उसके बावजूद वो एक अंतिम समय पे आ गया कि अब इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी वोटों में बढ़त की है। जब हर गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का या किसी कार्यकर्ता का प्रवेश निषेध है, गांव में आना, वो आ नहीं सकते, उसके बावजूद भी आज आपकी बढ़त 2014 से मैं देख रहा हूं, आप पहला चुनाव 10,000 से जीते, दूसरा 11,000 से जीते, अभी आपकी बढ़त घट के 4,000 पे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पिछली बार 2014 में जब पवन बेनीवाल जी लड़ रहे थे 57,000 वोट मिले थे, उसके बाद 45,000 वोट उनको मिले। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन इतना कम मार्जिन मैंने अपनी याद में कभी देखा नहीं है कि इनेलो इतने कम मार्जिन पे घटी है। तो दुर्ग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषणता के आधार पे तो यही कहा जा सकता है अभी तक की स्थिति को देखते हुए। तंवर साहब, आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से गहलोत साहब ने अपना विश्लेषण दिया, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की विरासत पे, राजनीतिक विरासत पे दावा करने वाले लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, हालांकि आयातित उम्मीदवार थे, चुनाव के उससे एक दिन पहले ही तंवर साहब, आयातित तो अभय सिंह चौटाला भी है। नहीं, वो एलनाबाद हल्के में कहां रहते हैं आप बताइए। नहीं, आयातित कौन नहीं है? नहीं, गहलोत साहब, आयातित से मतलब मेरा ही है। चौटाला गांव कहां पे? चौटाला गांव डबवाड़ी हल्के में पड़ता है। और गहलोत साहब, मैं जिस परिप्रेक्ष में कह रहा हूं आप सुन लीजिए पहले उसको। जी। आयातित से मेरा संदर्भ ये है कि चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने से मात्र 2 दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले वो 2 बार रानिया विधानसभा क्षेत्र से हलोपा की टिकट पर लड़े हैं। मैं इसलिए आयातित उम्मीदवार कह रहा हूं। बात आप दूसरे शब्दों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ना लें। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और इनका जो सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, इसका दूसरा पहलू ये है कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। और जिस प्रकार चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपना दल बनाया था, चौधरी चरण सिंह जी के साथ गए थे, वो आयातित थे, ऐसा कहना है आप? ये मान लें। अभय चौटाला जी ने देखिए, चुनाव लड़ना याद नहीं है, चुनाव लड़ा है, अलग पार्टी बनाना वो अलग विषय है। और जिस प्रकार से आप सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और आपके पास उम्मीदवार नहीं था, ना आपकी सहयोगी पार्टी के पास उम्मीदवार था, आप इस तथ्य को जितना मर्जी घुमा लें, गोल गोल खूब घुमा लें, गहलोत साहब भी घुमा लें, लेकिन तथ्य ये है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं था। और ये 5 पार्टी जो कांग्रेस, मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 5 पार्टियों ने चुनाव मिलकर लड़ा, इस बात को तथ्य को स्वीकार कर लो। नहीं करना है तो ना करो। नहीं, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रश्न भी खुद पूछ रहे हैं, उत्तर भी खुद दे रहे हैं। हम तो मान रहे हैं 5 क्या
50 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर कोई बात ही नहीं। इसके बावजूद भी चक्कर में उनको भेज नहीं पाया। तंवर साहब ठीक है, मैं एक सवाल और दूंगा। तंवर साहब आपने मैं आता हूँ विदु जी, मैं आपके पास आऊंगा उसके बाद। विदु जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने 5 पार्टियों का जिक्र किया केशव जी, मैंने नहीं किया, इनको कह रहा हूं, मैंने नहीं किया, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, खालिद भाई ने किया। चलिए आपने भी अभी तंज कसा ना, आपने तंज कसा ना अभी भी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं 5 नहीं, जो 50,000 व्यक्तियों ने बीजेपी को वोट किया वो आपके लठैतों के विरुद्ध जाकर किया, अपनी जान पर खेलकर बीजेपी को वोट देकर आए आपके लठैतों के विरुद्ध। तो 5 पार्टियां नहीं, 50,000 जनता ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या माहौल बना दिया आपने वहां पर? माहौल आपने खराब किया, ना कि सिर्फ एलनाबाद का, पूरे प्रदेश का। किस प्रकार के अतीत के 7 साल में कानून व्यवस्था की क्या गलती आपने कर दी है? आप भूल गए, आप राम रहीम का विषय भूल गए, आप रामपाल का विषय भूल गए, आपने हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार के सांप्रदायिक आग में धकेल दिया, किस प्रकार से जात पात का जहर आपने छोड़ दिया। आप किसकी बात करते हैं? कैसी बात करते हैं? आपका तो काम ही जाति आधारित राजनीति करना है। आप सांप्रदायिक पार्टी है, आपने इस देश और प्रदेश का जो माहौल था जनता के विरुद्ध चुनाव लड़ा आपने। ये विदु जी हमने जो वोट दिया है वो आपके लठैतों के विदु जी आऊंगा मैं, विदु जी मैं आता हूँ, विदु जी मैं आता हूँ, सलाम करता हूँ, विदु जी मैं वापस आता हूँ, सलाम करता हूँ, सुखबीर जी को वोट दिया तंवर साहब आपके लठैतों को ठेंगा दिखाकर। ठीक है सर, मैं वापस आता हूँ, मैं खालिद जी के पास भी आऊंगा इसके बाद। तंवर साहब, आपने दीपक गहलोत जी के उस सवाल का जवाब दे दिया जो आपको आसान लगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपका जो मार्जिन का गैप है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। देखिए केशव जी, अभी सारे परिणाम नहीं आए हैं। जिस मार्जिन की गहलोत साहब बात कर रहे हैं, आशा है कि अंतिम परिणाम आने तक बैठेंगे। ये कोई विषय नहीं रहेगा, यानी कि इस सवाल का जवाब स्वयं मिल जाएगा। 3 राउंड में आप 10-12 हजार गेन कर लेंगे। मैं कह रहा हूं इस सवाल का जवाब अंतिम परिणाम आने पे मिल जाएगा। ये मैंने अलग से एक सेक्शन में रख लिया, मैं आपसे सवाल करूंगा। जरूर। ठीक है खालिद भाई जी, देखिए वो तो इलाहाबाद रहकर आए हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, चीजों को तय करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वो भी ये बात कह रहे हैं सर। देखो वो तो किसी पैनल के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। मैं समझ गया, उनका अपना नजरिया है, हर व्यक्ति का नजरिया होता है। खालिद भाई मैं उस रैली में मौजूद था, वहां पे मैंने नहीं वो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। वो वीडियो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ौदा हल्के में अपने बिस्तरे ले जाके डाल दिए थे। हाँ, एलनाबाद हल्के के साथ उन्होंने जो एलनाबाद की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके साथ उनकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी की बात वो वहां पे जाना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। सिर्फ 3 सभाएं एक दिन करी, दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ एक दिन गए, उसके अलावा सिर्फ शैलजा कुमारी वहां पे दिन प्रतिदिन गांव का दौरा भी करा उन्होंने, और उन्होंने डोर टू डोर भी किया। तो ये क्या फाड़ नहीं हो सकती हो रखी थी? सुनिए और गहलोत जी सुनिए, देखो ये सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो नेताओं के प्रचार का कार्यक्रम होता है वो वहां के प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनको कहां उनकी आवश्यकता है, कहां बुलाना चाहता है। जहां तक मैडम शैलजा जी की बात है, वो लगातार प्रत्याशी तो कर ही रहे थे सर, पार्टी क्या कर रही थी? सवाल तो ये नहीं, मैडम पार्टी के अध्यक्ष हैं मैडम कुमारी शैलजा जी, और हुड्डा जी है नेता प्रतिपक्ष। उनके और भी जगह, जैसे जहां जहां उनकी आवश्यकता पड़ी, दीपेंद्र जी की आवश्यकता पड़ी, भूपेंद्र जी की आवश्यकता पड़ी, और नेताओं की जहां जहां आवश्यकता पड़ी, जहां जहां पवन जी ने बुलाया सब लोग गए, और मैडम तो अध्यक्ष है पार्टी की, तो मैडम तो लगातार वहां रही। हमने बेहतर चुनाव लड़ा, ये इस बात से आप मत आके हम एक चुनाव हार जाएंगे, हम देश में चुनाव हारे, प्रदेश में हार गए, लेकिन हमने कभी अपने एजेंडे से अलग हटके जो भाजपा का एजेंडा उसमें हम नहीं आएंगे। भाजपा का एजेंडा जो है भाजपा की चुनाव हारना नहीं आएंगे, चुनाव ही ये तय करता है ना कि आपका एजेंडा को जनता स्वीकार कर रही है। उस पर हम नहीं आएंगे, उस पर हम नहीं आएंगे। अमित शाह जो डब्बाली से आपके विधायक हार जो है शैलजा की हार है, कुमारी शैलजा जी की हार मान लें, हार को देखिए अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस की हार है, इसमें आपको शैलजा जी की हार है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की हार है। अगर हम हार रहे हैं और उस हार का हम मंथन भी करेंगे, हम समझेंगे कि हमसे कहां चूक हुई, ये झगड़े का विषय नहीं है। ये विषय ये है कि आप सरकार में है, सरकार में रहते रहते आप 2-3 चुनाव हार जाते हैं, कभी अपनी गिरवान देखिए ना आप। देखिए ये चुनाव भी आप हार गए, ये सरकार आपकी चुनाव हार गई है। सुनिए 2014 में जब इतिहास में पहली बार कांग्रेस की 2.5 के आंकड़े में लोकसभा की सीटें रह गई थी, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने वहां पर आकर ये कहा था कि हम इसका मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वो चिंतन लगातार चलता रहा, एक के बाद एक 21 प्रांत आप हारे। उसके बाद 2019 में फिर आपने
अपना ऐतिहासिक न्यून स्तर दोबारा से लागू किया। आपने फिर कहा हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो मतलब आप लगातार जैसे समीक्षा करते रहते हैं, इसके रिपोर्ट को समीक्षा की रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कागज को जो डस्टबिन में फेंक देते हैं क्या? नहीं। उन रिपोर्ट को कहीं कब तक, कितने साल तक इसकी मतलब इसकी रिपोर्ट कितने साल तक आएगी, ये भी बताइए जरा। ये आपको बताने की चीज नहीं ना, ये आपसे चर्चा की विषय है। हाँ, ये आपको बताने की चीज नहीं है यानी ये अनंत काल तक आप, ये आपको बताने की चीज नहीं है। आपको सोचना ये चाहिए कि आप सरकार में रहते हैं, चुनाव क्यों हार जाते हैं लगातार? चुनाव क्यों हार जाते हैं? सरकार में रहते चुनाव लड़ाता है और हम तो चुनाव जीत रहे हैं। अरे आप हार गए चुनाव, नजदीक भी नहीं आए थे, आप तो नजदीक भी नहीं आए थे। याद करो 2010 में आप चुनाव हार गए। आपको बता देता हूँ कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है उनके लगभग 55,000 वोट होते हैं इकट्ठे। आप तो 55,000 का आंकड़ा छोड़ेंगे तो आप समझेंगे आप लड़ रहे थे चुनाव। याद करो सभी लोगों को। आप खालिद भाई, आप दूसरों के आंकड़े पे मत जाइए, आप अपने को देखिए। आपके इलेक्शन के प्रभारी मैं तो उनकी बातें नहीं कर रहा। इलेक्शन इंचार्ज जो कांग्रेस के 24 अकबर रोड से लगाए गए थे, वो थे डबवाली हल्के से विधायक अमित सियाग जी। उनकी एक दिन भी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, वो एक दिन भी चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे। तो क्या आप ये आपका जो गुटबाजी जो चल रही है, आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आपके पूर्व मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो भावी मुख्यमंत्री के रूप में जिनको उनके समर्थक जिनको देखते हैं, वो एक दिन पहुंचे वहां पे। तो 3 जनसभाएं, सिर्फ 3 जनसभाएं। और उपचुनाव तो ऐसा चुनाव होता है जब पूरे प्रदेश के लोग, जो नेता जो होते हैं, जो भावी उम्मीदवार अपने को अपने अपने क्षेत्रों से समझते हैं, वो सभी भी पहुंचते हैं। तो कार्यकर्ताओं की तो वहां पे बाढ़ आ जाती है, वोटर से ज्यादा कार्यकर्ता हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस सिर्फ 15,000 रुपए अभी तक सिमटी हुई है, तो इसके पीछे आप कब तक उसको बचाते रहेंगे जो सबके सामने आज आ रखा है? नहीं ये देखो, ये आप अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं? मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूं, अमित सियाग जो इलेक्शन इंचार्ज थे, वो एक दिन भी नजर नहीं आया। आपको गहलोत साहब बड़ा खुल के बता देता हूं कि ये जो हमारा मुद्दा है प्रदेश के लोग, हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम आपस में कैसे रह रहे हैं, हमारा मुद्दा है प्रदेश के लोगों के लिए हमको क्या बोलना है, प्रदेश के लोगों की राजनीति में उनको किस तरह से उनको सक्रिय रखना है। हमारा मुद्दा ये है, ये नहीं है कि 17 लोग। खालिद भाई, आप एक संस्था बनाइए, आप एक संस्था बनाइए जो कि दूसरे राजनीतिक दलों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी। आप चुनाव छोड़िए ना। अरे वो तो है, तो चुनाव छोड़ दीजिए। राजनीतिक पार्टी, सर राजनीतिक पार्टी के लिए सफलता असफलता चुनाव से यहाँ की जाती है। आप चुनाव हार रहे हैं और दूसरे को जीत का फॉर्मूला बताएंगे तो चलेगा नहीं ना सर। फार्मूला नहीं बता रहा हूं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसके साथ ही, कि जिस प्रकार से तंवर साहब कह रहे थे कि देवीलाल जी के उत्तराधिकारी तो चौधरी रणजीत सिंह जी कौन है? वो भी देवीलाल जी के उत्तराधिकारी है। आदित्य चौटाला जी कौन है? वो भी देवीलाल जी के उत्तराधिकारी है। दुष्यंत चौटाला कौन है? वो भी देवीलाल जी के उत्तराधिकारी है। अजय चौटाला बैठा है, इस चीज को आप नहीं नकार सकते। और दूसरी बात रही, क्या अभय चौटाला जी ने, आप कह रहे हैं कि उनका रानी हल्का था गोविंद कांडा जी का, तो अभय चौटाला जी का कौन सा हल्का होता? तो उन्होंने पहला चुनाव कौन से हल्के से लड़ा था? आप कृपया सबको बताने का कष्ट करें। और उनका घर कौन से हल्के में लगता? आप ये बताने का कष्ट करें। ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2009 का चुनाव जो था वो नरवाना से भी लड़ा था और एलनाबाद से भी लड़ा था, उन्होंने एलनाबाद खाली कर दी थी। तो 2 हल्कों से भी लड़े हैं चुनाव इन लोगों ने। तो नरवाना में जब नरवाना की जनता ने ओम प्रकाश चौटाला जी को जिताया, तो क्या वहां के लोगों ने इनको आयातित उम्मीदवार समझा था? उस समय ये भी आयातित थे। तो आप प्रदेश के लोगों के ऊपर और ये थोपते हैं कि ये कार्य उम्मीदवार आयातित था। ये अब जब संविधान को बचाने की आप बात करते हैं, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान को मार रही, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो इस बात को भी समझिए कि इस प्रदेश का कोई भी नागरिक जहां से उसका मन करे वो वहां से चुनाव लड़ सकता है, और जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया वो उसके सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है। इसमें आयातित उम्मीदवार है, निर्यातित उम्मीदवार है, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं रहता। अंतिम निर्णय वोट का होता है और अंतिम निर्णय वोट की गिनती का होता है। आप लोगों का जो हल्का है, अब आज मैं चुनावी विशेषज्ञ के रूप में यहां पे बैठा हूं, तो मैं इस प्रकार के आरोपों से बचना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में अभय चौटाला जी 1 घंटे के लिए भी अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकले, और ये वो व्यक्ति थे जो आकर नॉमिनेशन भरकर सीधे वहां से निकल जाते थे और कभी विधानसभा के अंदर आके नहीं देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एलनाबाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आप चुनाव में गए होंगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या एलनाबाद पूरे हल्के में, आप 90 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, आप इस कोने से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पूरे घूमे होंगे, एक एक गांव में आप गए होंगे, तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के हल्के का, और जहां पे विधायक भी पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है,
उन हलकों की ये हालत होती है क्या, जहां पर सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई है, जहां पे पीने का पानी नहीं है। तरकावाली गांव में एक सेम की समस्या अभी आने वाली थी, वो बांध टूटने वाला था, वहां पे 10-12 साल के लिए आधी जमीन वहां पे खराब हो जाती। तो इस प्रकार की चीजों से नहीं है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अपनी कमियां मैं जवाब लूंगा। एक बार अभय चौटाला जी का मैं बयान सुना देता हूं, वो जो कह रहे थे, क्या कुछ अभय चौटाला जी ने कहा, ये मैं एक बार सुनाता हूं। कम नहीं है, मेरा मार्जिन बहुत बड़ा था और हॉर्स ट्रेडिंग अगर नहीं होती तो मैं ये इलेक्शन 30,000 वोट से जीतता। यहाँ तो कितना करोड़ों रुपया बंटा है, कितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। सारी चीजें आपने स्वयं आकलन किया है, आपने जा करके देखा इन चीजों को। ये मेरी जीत नहीं, ये किसान की जीत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए थे पहले दिन से, आज से नहीं, पिछले 7 साल से मिले हुए हैं और 7 सालों में लगातार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश करी। ये नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से जिस कांग्रेस के 35,000 वोट थे वो जमानत नहीं बचा पा रही है। सर ठीक है, खालिद जी आपकी रिएक्शन चाहूंगा मैं। नहीं देखिए, क्योंकि आप मिले हुए हैं बीजेपी से, वही कह रहे हैं। अभी हमने अभय सिंह चौटाला को सुना और अभी हमारे साथ बैठे हैं रावल साहब, वो क्या कह रहे हैं कि देखिए मतलब अजीब स्थिति है। वो कह रहे हैं कि आपने वोट शिफ्ट करा दिया एलएलडी को और एलएलडी के लिए हम मिले हुए हैं। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये छोटा जो सोचते हैं, मैं समझता हूं। आप जो कह रहे थे ना मुझसे कि एक आप संस्था बने, देखिए कांग्रेस पार्टी एक नेचुरल विचारधारा की संस्था ही उसको मान ली, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं देश की और इस देश प्रदेश के लोगों की उत्थान के लिए। ये राजनीतिक दल जो है अभी जो बैठे हैं सत्ता में, वो सिर्फ एक निजी एक कहते हैं निजी तरक्की के लिए लोग बैठे हैं और वो बहुत शॉर्ट टर्म सिस्टम है ये। अगर निजी तरक्की नहीं होती, देखो रावल साहब सुनिए, निजी तरक्की नहीं होती तो आपके ऊपर 2000 स्कूल बंद करने का आपने हरियाणा में 2000 स्कूल बंद किए। और क्यों बंद किए? आप इस समय रोजगार में, सुनिए, आप सुन लीजिए, बीच मत बोलिए, देखिए आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप फिर जवाब देना, फिर झूठ बोलना। इस प्रदेश के अंदर जो एमएसपी की आप बात करते हैं, एमएसपी बचा नहीं है, एमएसपी नहीं बचा है। आप रोजगार की बात करते हैं, अब रोजगार में सबसे नीचे हम चले जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, प्रति निवेश की बात करते हैं, हम सब में पिछड़ क्यों जाते हैं? सब में इसलिए पिछड़ जाते हैं कि आपकी सोच जो है व्यक्ति विशेष के प्रमोशन की है, ना कि प्रदेश और खालिद भाई, अभय सिंह चौटाला 2 आरोप, एक बात कहते थे हमेशा, अपनी हर सभा में उन्होंने बात कही कि दोनों राजनीतिक दल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी ने तो झूठ कर दिया उस बात को, आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, अगर फाइनल परिणाम आने तक हमारी जमानत नहीं बचती है तो ये हमारे आत्ममथन का समय है। ठीक है, अभी नहीं है, देखिए सुनिए, समय है, लेकिन हम अपनी विचारधारा से जो विचार है हम उनको सही से सर्वाइव नहीं कर पाए, इसको तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो हमारी लाइन है प्रदेश और देश के लोगों के हित में खड़े होने की, उस पर हम हमेशा रहेंगे। सर, आप लोगों के हित में खड़े हैं, लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो कैसा हित हो गया? ऐसा नहीं है, सत्ताएं बदलती रहती हैं भाई, इतना देखो, सत्ता में इतना घमंड नहीं होना चाहिए। सत्ताएं बदलती रहती हैं, लोग आते रहते जाते रहते, देश का इतिहास है, लगातार सत्ताएं। मैं तंवर साहब से जवाब ले लूं, मैं फिर विदु जी के पास आता हूं। तंवर साहब, गहलोत जी की बातों का जवाब। देखिए, गहलोत जी ने जिस प्रकार की बात करी, देखो आयातीत का ये अपने संदर्भ में उसको परिभाषित कर रहे हैं। आयातीत का मतलब मेरा संदर्भ ये है, जो चुनाव के नामांकन से 48-50 घंटे पहले किसी दूसरे दल में था, उसको आप ला के लड़ा रहे हैं, तो उसको आयातीत कहा जाएगा ना। और एक राजनीतिक पार्टी, अब रुक जाओ एक मिनट, नहीं तंवर साहब, नहीं रावल जी, अब रुक जाओ, तंवर साहब, यहाँ मैं जवाब देता हूँ। यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ जाती है सर। नहीं, आप उसे आयातित मान रहे हैं ना सर? भाई पूरी भाजपा ने आयातित नहीं माना, जितना वोट पिछली बार मिला उससे ऊपर वोट मिला। एलनाबाद की जनता ने आयातित नहीं माना। मैं कह रहा हूं ना माना। अगर कोई लोकदल के लिए आयातित है, विषय तो क्या वो आयातित हो जाएगा? गहलोत साहब ने उठाया, मैं उस विषय का जवाब दे रहा हूं। नहीं तो गहलोत साहब ने सर ये बात भी तो कही कि आज इस लोकतंत्र का गला घोटने की, जिस लोकतंत्र को बचाने की बात आप कर रहे हैं, अगर उस लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप उनकी बात को ऐड नहीं करेंगे। लोकतंत्र को बचाने और बिगाड़ने का विषय नहीं है, हर आदमी का चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है। फिर बात खत्म हो जाती है सर। बात खत्म नहीं होती। जो आदमी जिसको चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के कुछ घंटे पहले उसको शामिल किया गया पार्टी में, उसको आयातित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें फिर, आप बता दें। मैं बता देता हूं सर, क्या कहेंगे? सर, राजनीतिक दलों की एक व्यवस्था है।
आज से पहले क्या आप मुझे यह बात कह सकते हैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि पूरी इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐसा कभी भी नहीं किया और ना कभी करेगी? भाई चुनाव जीतने की एक नीति रणनीति होती है ना सर। जवाब है देवीलाल से लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रमेश सिंह चौटाला सब गिनवा दिया। अरे वो आयातित नहीं कहा जा सकता। आपकी आयातित की परिभाषा पार्टी के हिसाब से, हल्के के हिसाब से आयातित तो आयातित है सर। आयातित तो पार्टी के हिसाब से होती है। कल तक आरोपों में आज वो भारतीय जनता पार्टी में, और उसी भारतीय जनता पार्टी में जिस भारतीय जनता पार्टी ने इनके भाई का समर्थन लेने के लिए मना कर दिया था, ये आयातित नहीं हो तो क्या है? सुनिए 2017 का चुनाव था और कुछ घंटे के भीतर ही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अंदर आए और कांग्रेस के अंदर उनको इन्होंने टिकट दिया। तो मेरा यह पूछना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो अब पूरे पंजाब जिनको इन्होंने सौंप दिया है, जहां पर इनकी सत्ता भी है, चलो हरियाणा के अंदर तो इन्हें कोई पूछता नहीं है कांग्रेस वालों को, लेकिन क्या वो आयातित है क्या? अच्छा है, अब ये हवा में रहते हो, मतलब हमेशा हवा में रहते हो क्या? एक मुख्य विपक्षी दल जो आपको हरियाणा में विधानसभा में सुनिए मुख्य विपक्षी दल जो आपकी विधानसभा में आपको हर मुद्दे पर आपको टोकता है, रोकता है, प्रदेश के लोगों के लिए बोलता है। अब उसको कह रहे हैं क्या हरियाणा में आपको पूछता नहीं है भाई? क्या खालिद भाई उनको अच्छा नहीं लगता आप शांत बैठे रहते हैं, तो थोड़ा करंट मारने के लिए बोलते हैं इस तरह की बात। मैं भी देखो रावल साहब शांत बैठने वाला आदमी नहीं, पर 5 घंटे हो गए लगातार और नतीजे भी नहीं आ रहे वैसे जो बैठ सको। और नतीजे भी प्रतिकूल हो रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे। ठीक है। तो मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने जो है ना, मेरे साथी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जी ने, कंवर साहब ने कहा कि ठीक है कि एलनाबाद की जनता आयातित नहीं मानती, ना माने, ठीक है। बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो आयातित नहीं मानती, ना माने, ठीक है। कि जो उनके साथ प्रतिद्वंदी थे, जो 17 लोग थे, वो उनको आयातित नहीं माने, ना माने, लेकिन क्योंकि कंवर साहब ने उनको आयातित मान लिया तो वो एक गॉस्पेल ट्रुथ हो गया। सच्चाई को नहीं झुठला सकते। सच्चाई यही है कि कुछ घंटे पहले आपकी पार्टी में आए, आप इस सत्य को जितना मर्जी परिभाषित करते रहे, लेकिन तथ्य नहीं बदलेगा श्रीमान, तथ्य नहीं बदलेगा। आप उनको आयातित मानने ना मानने, लेकिन तथ्य नहीं बदलेगा। श्याम दाम दंड भेद वोटों की खरीद जिस प्रकार से आपने करी, वो सारी बातें वीडियो और उनमें शामिल हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी विफलता है, ये प्रशासन की विफलता है, और ये लोकतंत्र का चीर जिस प्रकार से एलनाबाद में जो कुछ हुआ है। कंवर साहब आपने मुझे रोक दिया था जब मैं बीच में बोलने लगा था, आप उतनी कर्टसी तो सर लोकतंत्र के चीरण को बचाने के लिए बहुत सारे केशव हैं अभी, लोकतंत्र का चीरण ऐसा नहीं हो सकता। नहीं किया गया है, केशव जी हुआ है। आप सिंहासन संभालिए और मुझे अवसर दिलवाइए। मेरा अवसर था। बोलिए सर, फिर मैं गहलोत जी के पास आता हूँ। जी मेरा अवसर था, तो मैं एक बात से दुखी हूँ और मुझे लगता है कि अभी देखिए गलती कहीं भी हो जाती है, गलती कोई भी सुधार सकता है। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता और इनके पार्टी के नेता जो वहां पर प्रत्याशी भी हैं, जिन्हें वहां पर 50,000 के करीब वोट मिल चुकी है। अब देखिए मैं अगर उनकी जगह हूं तो मेरे लिए तो वो देवतुल्य जनता है जिन्होंने वोट दिया है। उनको आप इतना हल्का, इतना सस्ता कहें, ये मतलब जनता का, अब ठीक है आपके वोट डल गए, आपका मतलब पूरा हो गया, अब आप उनको बिकाऊ बोलेंगे क्या? मतलब इतना ये स्तर हो गया। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, ये दुर्भाग्य है। यानी ये सच्चाई आप मानते हैं, यानी एलनाबाद की जनता को बिकाऊ मानती है लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल उनको बिकाऊ मानती है। ये दुर्भाग्य है, आप इसको सच्चाई मानते हैं, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। हमें पता है जिस सच्चाई की वजह से आपने ये चुनाव लड़ा और लड़वाया, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। आप बिकाऊ जनता, बिकाऊ नहीं, ये आप कह रहे हैं। हमने जनता को बिकाऊ नहीं कहा, हमने जनता को बिकाऊ नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि खरीदा आपने। हम बिकाऊ नहीं कह रहे हैं, यानी आप कहते रहे आपने जो कुछ कहा है ना, आप कह रहे बिकाऊ है। नहीं आपको आप कहते रहे क्योंकि आपने खरीदा होगा, हमने तो नहीं कहा बिकाऊ। बिकाऊ तो आप कह रहे हैं कंवर साहब, लेकिन आपने जो कुछ किया वो सारा का सारा शीशा वीडियो के मार्फत आ चुका है। आपने शासन व्यवस्था का पूरा फायदा उठाया, आपने प्रशासनिक का पूरा दुरुपयोग किया है, ये सच है। सुन लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है कंवर साहब, गलत है ही नहीं, गलत तो आपकी बात है। डिबेट में आया हूं मैं जब से डिबेट में आया हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप डिबेटिंग एटिकेट सीखिए।
आप ऐसा है मुझे एडिकेट मत सिखाइए, मुझे एडिकेट मत सिखाइए, धरातल की सच्चाई को स्वीकार करना सीखें। ठीक है, तंवर साहब सर तंवर साहब मत सिखाइए, तंवर साहब आप लीडर हैं फिर भी नाराज हो रहे हैं सर। नहीं आपको मैं बोलने ना उनका सवाल सुन लेते वो मुझे एडिकेट सिखा रहे हैं सर, वो एडिकेट, मैं उनका जवाब ले लूं, खुद एडिकेट सीखिए, मैं उनका सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। विदु जी रखिए अपनी बात। तंवर साहब देखिए थोड़ी सी थोड़ी या ज्यादा नहीं, आप एडिकेट मत सिखाइए, खुद एडिकेट सीखिए। ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, ठीक है। मैं अपना विदु जी बिना पर्सनल जाए सर, प्लीज आप बोलिए अपनी बात। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उन पर सभी लोग आरोप लगाते हैं, सभी न्यूट्रल लोग भी आरोप लगाते हैं कि वो अहंकारी हैं, वो गलत मिजाज के व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि उनका अपनी छवि सुधारने के लिए काम करना चाहिए। देखिए, बार बार नहीं होता, बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता उनको नकार देगी अगर वो आपकी सलाह की जरूरत इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को नहीं है, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है अभय चौटाला को। आप अपने पार्टी के लोगों को सलाह दें कि अपने कैडर का उम्मीदवार उतारें, आप ये सलामत कीजिए। चौटाला नहीं सुन रहे आपकी डिबेट, अगर सुन रहे होंगे तो भी आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट अगर अभय सिंह चौटाला आपको सुन रहे होंगे तो आप अभय सिंह चौटाला का फेवर नहीं कर रहे हैं। जनता सुन रही है आपके प्रति, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सुखबीर जी लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है सर, कोई बात नहीं, बोल सकते हो आप, मत लीजिए, वो दे सकते हैं आप मत लीजिए, क्यों हमें चाहिए नहीं तो वो दे रहे हैं, आप वो दे रहे हैं आप मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप उसे स्वीकार मत कीजिएगा। ठीक है मैं उनकी बात लेता हूँ। देखिए, मेरी बात कहने से ये रोकने की जो गुंडागर्दी है, कोई गुंडागर्दी नहीं, हमें सलाह की जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो सलाह? अरे आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप थोड़ी क्या करेंगे, मैं क्या बोलूंगा? नहीं सुखबीर क्या करेंगे क्या? अरे आप बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? आप थोड़ी क्या करेंगे, मैं क्या बोलूंगा? मेरा मन करेगा मैं वो बोलूंगा, मैं आजाद नागरिक हूँ, अरे हमने नहीं बोलूंगा क्या? आपकी गुंडागर्दी से मैं डर जाऊंगा क्या? आप मुझे तय करेंगे क्या? मैं क्या बोलूंगा ये आप तय करेंगे क्या? मैं क्या बोलूंगा ये आप तय करेंगे क्या? सलाह मत दीजिए, हम नहीं, मैं आपको, मैं तो जनता के सामने बात रख रहा हूँ, मैं जनता के सामने, आपको नहीं पसंद मत लीजिए, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई ऊपर तो काम नहीं है आपकी पार्टी की। एक विधायक था वो इस्तीफा देकर भाग गया था, अब भी नहीं जीतेगा। दूसरी बात सुनिए, आपका कुछ नहीं होने वाला, ये इस प्रकार के आचरण के बाद आपको सुखबीर जी विदु जी आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अपने अपने पॉइंट को नोट कीजिए, एक दूसरे का जब सर बारी सर ऐसे नहीं ना सर डिबेट कार में उंगली डाल लो सर, ठीक है कार में उंगली डालो, तंवर साहब सुनिए तो सही सर, मेरी डिबेट एक लोकतांत्रिक डिबेट है, उसमें कोई भी अपनी बात रख सकता है। आपकी जब बारी आएगी तो आप उनको मना कर दीजिएगा कि विदु जी ने जो भी बात कही इंडियन नेशनल लोकदल उसे सिरे से खारिज करती है। मैं आपको ये स्टेटमेंट पांच बार दोहराइएगा, मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन जब सुन तो लीजिए कम से कम। सवाल उनके हैं, कोई बात नहीं, जवाब आपको सलाह नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं सर, वो कुछ भी बोल नहीं चाहिए, हमें सलाह नहीं चाहिए, कोई नहीं सकता है सर, आपको सलाह दे कौन सकता है? आप आरोप लगा रहे हैं, हमें मत सलाह। अरे आपको सलाह दे कौन सकता है? ठीक है, नहीं दे विदु जी, ठीक है विदु जी छोड़िए, विदु जी आगे बढ़िए, आप विदु जी आप आगे बढ़िए। मैं क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता तो उन्होंने साबित किया है कि उनसे तो बात करना मुश्किल है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई खालिद जो है, अभी खालिद जी मेरे साथ नहीं है, कुछ देर बाद वो वापस आएंगे। चलिए, तो मैं उसके बाद मैंने नोट किए थे उनके पॉइंट। मैं ये इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की तरह बीच में नहीं बोलता हूं किसी की बारी में, मैं नोट करता हूं, और आप कहें तो मैं चैनल पर आपके दिखा दूं कि मैंने उनके नोट किए थे पॉइंट, उन्होंने जो बोला था। आप मेरी राइटिंग देखिए, ऐसा अगर ये भी करें तो बेहतर, लेकिन इन्हें सलाह नहीं लेनी, क्योंकि ये तो अलग तरह के लोग हैं ना, ये तो जीव ही अलग तरह के, जो लोगों को कहते हैं कि अगर वोट देने बीजेपी को वोट दोगे तो लठों से पीट देंगे। अब जनता ने 50,000 में इनके मुंह पर तमाचा मारा जोर से, ये जो वोट मिले हैं 50,000 बीजेपी को, उससे अधिक मिलेंगे। ये एक जनता का अपना एक तरीका है बताने का। ये श्याम दाम गंदा क्यों बेशर्मी से आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? जनता का सम्मान नहीं कर सकते तो जब जनता को बिकाऊ कहते हो यहाँ पर बैठकर टीवी चैनल पर क्या मुंह लेकर जाते हैं चुनाव लेने के लिए? नोट कीजिए, नहीं तंवर साहब ये गलत है, तंवर साहब ये गलत है, तंवर साहब ये गलत है ना। देखिए, आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं और फिर बेवजह के एलिगेशन, लोकतंत्र के ऊपर
ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं सर, पार्टी के ऊपर लगाया चलता है, वो जवाब दे देंगे। आप अधिकारियों के तवर साहब जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं सर, वो अधिकारियों की भर्ती भी इन्होंने किया क्या? अरे रावण भी जीता था देवों से, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, असुरी शक्तियां भी जीती हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना अहंकार ना लो। मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ, आई थी, ठीक है जी, मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ। दीपक जी रखिए अपनी बात। इतनी बात केशव जी खत्म करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका चैनल जो है पूरे सिरसा जिले में, ऐलनाबाद में बहुत अच्छे से देखा जाता है। मैं वहां था, घर घर में आपका चैनल चल रहा था। ऐलनाबाद की जनता इसको नोट बना ले। ये चुनाव में तो हराना ही हराना है। देखो हार चुकी है। 3 साल बाद यही लोग आएंगे, इनसे पूछना कि ये आपको बिकाऊ कह रहे थे। ये कौन लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं बिकाऊ, श्रीमान बिकाऊ आप कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कह रहा है। इसमें आपने ईमान खरीदने की बात करी है। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से आपकी हताशा है, जिस प्रकार से आपकी निराशा है, जिस प्रकार से आपकी घबराहट है, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, ठीक है सर, ये परिणाम पहले ही आप दे चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को डिसोन कर दिया था देवीलाल जी ने। उनके वो उस समय सरकार में थे, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, जहाँ पर दुबई से घड़ियां चोरी कर लाए थे। आपके स्मगलर हैं वो, अध्यक्ष होते थे, और प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। 10 साल की सजा भुगत कराए हैं। 3206 पात्र लोगों का जीवन बर्बाद करने के सजा मिली है उन्हें। आप बंगारू लक्ष्मण को मत बोले। तवर साहब कहाँ जाएंगे? तवर साहब कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे सर? आप ऐलनाबाद तो आने रहे। ठीक है मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है विदु जी ठीक है, विदु जी ठीक है, मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ। दीपक जी रखिए अपने, विदु जी मैं वापस आऊंगा बाद में। मैं दीपक जी के पास आ रहा हूँ अभी। दीपक जी देखिए, मैं अभी माहौल काफी गर्म है और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा। अभी जो ये समय है सिर्फ ये ऑब्जर्व करने का है कि किसान आंदोलन का जिस कारण से अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था और जिन कानूनों के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया था, स्थिति आज भी वही की वही बनी हुई है। और उसके बावजूद भी किसान आंदोलन का कोई प्रभाव ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में जब आम चुनाव होंगे प्रदेश के, तो उस समय की स्थिति क्या रहेगी, इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और उसी के आधार पे सभी पार्टी को अपनी रणनीतियां तय करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है। और दूसरा मानना मैं तंवर साहब को बताना चाहूंगा कि मेरी अभय चौटाला जी से चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी। कुछ क्षण हमने साथ में बिताए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि भाई साहब, अगर अब ये फिर से ये कृषि कानून नहीं हटे तो क्या आप दोबारा इस्तीफा देंगे? हुड्डा साहब तो नॉमिनेशन वाले दिन कह रहे थे कि मैं 6 महीने बाद फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आऊंगा, तो उस समय क्या फिर से इस्तीफा दे देंगे? मैं जवाब के लिए थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि 13वें राउंड के नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। 13 राउंड के नतीजे का हूटर बच चुका है और क्या कुछ 13वें राउंड के नतीजे बोलते हैं। देखिए, भाजपा को 4555 वोट मिली है, थोड़ा इजाफा हुआ यहां पर। बीजेपी को 13वें राउंड में 4555 वोट मिले हैं। और अगर बात करें लोकदल के वोट हैं 5182। 13वें राउंड में 5182 वोट मिले। कांग्रेस को मिले हैं 1293 वोट। तो 13वें राउंड के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से वोट लगातार बढ़ती जा रही हैं। 5182 इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि अभय सिंह चौटाला, 4555 गोविंद कांडा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और लिटपा के साझा उम्मीदवार, और पवन बेनीवाल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले हैं 1293 वोट्स। तो वोटिंग काउंट लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लीड अब भी बरकरार रखे हुए हैं अभय सिंह चौटाला, 13वें राउंड तक पहुंच चुके हैं, लीड बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन लीड का जो फासला है दोनों पार्टियों के बीच का, वो तकरीबन 2.5 से और 3.5 तक का ही बरकरार है। अभी 2500 से 3500 तक का बरकरार है। तो जो बात कही जा रही थी, जो बात इंडियन नेशनल लोकदल के नेता प्रवक्ता सब कह रहे थे कि एक बहुत ही क्लीन स्वीप यहां पर होने वाला है, जमानत तक नहीं बचेगी, तो इतना तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह की टक्कर को चुनावी विज्ञान और चुनावी ज्ञान की भाषा में कांटे की टक्कर कहा जाता है, जब वोट डिफरेंस 2-2.5 के आसपास चल रहा हो और अंतिम वोटिंग जो है वहां पर होनी हो। हालांकि 14वें और 15वें तक ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 16वें राउंड की वोटिंग में केवल एक ही ईवीएम है जो खुलेगी, जिसकी वोटिंग काउंट होगी। तो केवल 14वें और 15 तक सब कुछ तय हो जाएगा। अभी जो लीड चल रही है वो 4588 वोटों की चल रही है।
4,588 वोटों की लीड में अभय सिंह चौटाला जो है वो लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दीपक जी, आपके पास आता हूं। देखिए, इन उपचुनावों के जब नतीजे आते हैं तो केशव जी हमें इन बातों पे नहीं जाना चाहिए कि किसने कहा था जमानत जब्त करा देंगे, ये करा देंगे। विकल्प आचार्य जी भी कह रहे थे कि मैं सबकी जमानत जब्त करा दूंगा। तो ये उनको तो सर मैं कनेक्ट करता रह गया, 23 फोन मिलाए लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, टाइम देने के बावजूद। नहीं, वो चलता रहता है, कोई बात नहीं। उनके और निजी कारण हो सकते हैं, उनका मानसिक स्थिति अभी इस समय इस प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि वो खुद को भी अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट वहां पे मान रहे थे। तो अभय चौटाला जी की बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी भाई साहब आप क्या दोबारा से इस्तीफा देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद? तो उन्होंने कहा कि अरे यार बावड़ा हो रहा है के। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। तो ये क्या है कि एक प्रकार से ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी अपनी पार्टी को ऑक्सीजन देने के लिए उन्होंने एक दे के देखा था इस्तीफा, की हो सकता है कि हमें पूरे प्रदेश में एक ऑक्सीजन मिल जाए, हमारी पार्टी और दोबारा से स्टैंड आउट हो जाए, जो कि 2019 के चुनाव में उनको भारी क्षति पहुंची थी उनकी पार्टी को। तो वो उनका प्रयोग था, वो असफल हो गया। तो अब वो दोबारा से इस्तीफे की जो बात थी, वो अर्जुन चौटाला जी ने भी कहा कि मेरे पिताजी दोबारा से इस्तीफा देंगे, तीसरी बार देंगे, चौथी बार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो पहली बात तो अभी चुनाव का रिजल्ट ही बाकी है। अभी देखते क्या, कोई 4500 की लीड, कोई ज्यादा लीड नहीं होती, तो किसी भी समय पलट सकती है, और ये किसी भी समय और भी ज्यादा बढ़कर 10,000 तक वापस से फिर भी पहुंच सकती है। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो विश्लेषण है कि एक बात तो अभी तक के सिनेरियो को लेकर ये माननी पड़ेगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो घर का गढ़ था एलनाबाद, चौटाला गांव रतिया डबवाड़ी हल्के में पड़ता है। चौटाला गांव जो है, जो चौधरी देवीलाल जी का गांव था, वहां से आदित्य चौटाला जी बीजेपी के प्रत्याशी थे 2019 में, वहां से डॉक्टर केवी सिंह के लड़के अमित सियाग जी चुनाव जीते। तो वो गढ़ था, जो घर था वो भी जा चुका है, और जो ये अंतिम बचा हुआ गढ़ है ये कमजोर हो रहा है। तो इनेलो के मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अपनी जो उनका था उसको किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, आगे उनको उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए। बीजेपी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो ये मार्जिन जो थोड़ा सा बचा है इसको किस प्रकार से कवर किया जाए। कांग्रेस के लिए चिंता के विषय बहुत सारे हैं, उनको तो अभी खालिद भाई आएंगे तो उनको बताने की कोशिश करेंगे, अगर वो समझेंगे तो। उनकी बीजेपी और इनेलो के पास, बीजेपी के पास चिंता के विषय बहुत कम है, इनेलो के पास हल्का सिर्फ एक ही है, तो उस हल्के में सिर्फ ज्यादा चिंता के विषय उनके लिए अभी है नहीं। कांग्रेस के लिए पूरे सिर्फ एलनाबाद ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में ही चिंता के विषय बहुत सारे हैं। गहलोत साहब, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपने बड़े ध्यान से देखा है चुनाव का, एनालिसिस किया है आपने। जो बात लगातार बीजेपी के लोग कह रहे थे जब विरोध चल रहे थे, हमने देखा कि जो रैलियां चल रही थी, जो कागदाना में रैली थी या जो जमाल गांव में रैली हुई थी दुष्यंत चौटाला की, उसमें तो इस हद तक एक तरीके का कंपटीशन हो गया था कि उधर से जो लोग विरोध के नारे लगा रहे थे तो मंच से और पब्लिक ने ही जो है जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो ये बात कही जा रही थी कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि इस तरह की चीजों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, वो किसान नहीं है। अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस ट्रेंड्स में देखिए भाजपा 50,000 को क्रॉस कर चुकी है और तकरीबन 60,000 तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 3 राउंड की वोटिंग तक। तो क्या कहा जा सकता है कि जो भाजपा ये बात कह रही थी कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं, तो क्या वो ठीक बात थी? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पूरे किसान आंदोलन को शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। किसान आंदोलन में की जब भी बात आती है तो किसी भी बॉर्डर पे आप चले जाइए, चाहे आप टीकरी बॉर्डर पे जाइए, चाहे आप सिंगू बॉर्डर पे जाइए, चाहे आप गाजियाबाद बॉर्डर पे मैं नहीं गया हूं, आगे बारे में मैं नहीं कहूंगा। खासकर इन 2 बॉर्डरों पे जितने भी लोग बैठे हैं वो पंजाब से लोग बैठे हैं। हरियाणा के जो लोग हैं उनका ये 3-4 बार कुछ खामियों के कारण, कुछ गलतियों के कारण किसान आंदोलन बहुत बार एक्सपोज हुआ, चाहे वो भिंडरेवाला के पोस्टर लेके चलने का इश्यू रहा हो, चाहे वो खालिस्तान के बैनर लगाने का इश्यू रहा हो, चाहे 26 जनवरी घटना के पश्चात का कोई भी इश्यू रहा हो। तो किसान आंदोलन वो चीज नहीं रहा है जैसा वो शुरू में दिख रहा था। अब सिर्फ ये पूरे सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों का ही कुछ समूह है जो या तो सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए इसको फंड कर रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को जिनको कोई काम नहीं है, जिनको कुछ बचा नहीं है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात मैं बिना किसी के यानी किसान नहीं है इस आंदोलन के अंदर? हरियाणा के किसान नहीं है एक भी जी।
एक भी नहीं, वो कुछ संख्या हो सकती है, इट कैन बी अ वेरी नॉमिनल नंबर, बट व्हेन वी टॉक इन द परसेंटेज इट इज लेस देन 1%। क्योंकि अगर ये तो आईना सामने नजर आ रहा है ना कि अगर कुछ होता, जिस व्यक्ति ने, जिस एक विधायक ने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में और उसके हलके में ही आज उसकी जो पिछली लीड थी वो कम हो रही है, तो किसान आंदोलन का जो पर्याय, जो नैरेटिव जो बन रहा था वो कहां पे बचा है? बीजेपी की वोट 45,000 से अभी 3 राउंड बाकी है और 50,000 के आसपास पहुंच चुकी है, तो वो तो वोटें बढ़ी है। और ये हाल तब है जब राकेश टिकैत खुद एलनाबाद आए थे। हालांकि तंवर साहब इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि वो हमारा प्रचार करके गए हैं। नहीं, अभी वो तो पॉलिटिकली मोटिवेशंस बहुत सारे रहते हैं, अब उन चीजों को तो ठीक है, बहुत सारी चीजें बीजेपी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें कांग्रेस भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें इनेलो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। दूसरा जो मुख्य एक चीज इसमें सारी नोट करने की थी, और जो आपका सवाल भी था, कि इतना मेरा पर्सनल जो था कि इंडियन नेशनल लोग जितने भी किसान यूनियन के झंडे वहां पे उठाए गए थे, वो सिर्फ उनको एक कवच के तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और वो कवच भी इस प्रकार से था कि जितने भी मैंने पर्सनली उन लोगों को देखा कि जो इनेलो के कार्यकर्ता थे वही किसान यूनियन का झंडा उठाकर चल रहे थे, और ये आपस में चलता है कि वो उसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है। जब कोई कुर्सी पे रहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। इस बार उन काले झंडों के साथ में किसान यूनियन के भी झंडे थे, उनको मुर्दाबाद लगाने वाले नारों में एक आधा नारा और ऐड हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। और जो विरोध का रहता है, तो वो जो फर्स्ट और सेकंड कंटेंडर जो रहता है, जो जिनके जो चुनाव के किसी भी चुनाव में जो 3 प्रत्याशी जो टॉप में रहते हैं, उनका इस प्रकार से चलता है कि वो एक एक दूसरे पर्याय अपने ढूंढते हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वो सिर्फ एक भीड़ बैठी हुई है, वो बैठी है, उसका वोटों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अभय चौटाला जो कभी हल्के में पैर नहीं रखता था, गांव गांव घूमे हैं वो, तो पवन बेनीवाल ने अपना वोट बैंक इनेलो को शिफ्ट कर दिया। ये तो दूर दूर तक कहीं तक भी संभव नहीं है। जैसा अब ये अपनी रणनीतियां और अपनी बातें किसी प्रकार से रख लीजिए, इस प्रकार से नहीं हो सकता। अगर अभय चौटाला और पवन का आपसी कुछ समझौता हो सकता है तो वो तो दूर के ख्यालों की बात है। सिर्फ उसी झगड़े की वजह से ये सारा एलनाबाद में चुनाव की बिसातें बिछी पड़ी है। और पवन बेनीवाल एक वो व्यक्ति है जिसको मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि पवन तेरी वजह से सरकार बन गई हमारी 2014 में, ठीक है। और पवन बेनीवाल वो व्यक्ति है जिसके सामने जब इनेलो को, अभय सिंह चौटाला को अपने 4-5 हलकों में अपने वोट बैंक दूसरे कैंडिडेट्स को देके उनके जो 2-2, 4-4 हजार वोट थे एलनाबाद में, वो इकट्ठे करके 2019 का चुनाव निकाला था। तो पवन बेनीवाल जी 57,000 वोट 2014 में लेके आए थे। इस बार बीजेपी ने उसको कवर किया है, 58,000 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 60,000 तक, 62,000 जितना भी जाते हैं वो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को और मेहनत की आवश्यकता है, इस बात को नहीं नकार। ठीक है दीपक जी, ये हार जो है, मैं केशव जी, अभी गहलोत साहब ने एक बात कही कि 2019 में और 2014 में अभय सिंह अपने हलके से बाहर नहीं गए। इस बात का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। मैं उम्मीदवार था, मेरे क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला जी प्रचार करने आए, तो ये मनगढ़ंत बातें। कौन नहीं, कौन सा हल्का है? मैं पटौदी हल्के से हूं और पटौदी हल्के में अभय सिंह चौटाला 2019 में चुनाव करने आए थे। मैं आपको ये कहता हूं कि चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, जो आपने ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद अगर अभय चौटाला सिर्फ कालाबाड़ी हल्के में 1 घंटे के लिए गया, अगर अभय सिंह चौटाला हल्के से एक बार भी कदम बाहर रखा हो तो भाई साहब आपका जूता मेरा सिर। अभय चौटाला ने अगर एक घंटा भी अपने हल्के से बाहर कदम रखा हो तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। अभी नॉमिनेशन भरने के बाद आए थे। अरे अभी आप दिखाओ, क्या बात कर रहे हैं आप? नॉमिनेशन भरने के बाद, नॉमिनेशन भरने के बाद, 5 दिन पहले सर, वो नॉमिनेशन के बाद की बात कर रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद आप दिखाओ, आप साबित कर दीजिए। अभी मैं दिखा दूंगा। बात कर रहे हैं? अरे बात तो आप कर रहे हैं, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दीपक जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। आपने पवन बेनीवाल जी को लेकर के बात कही, क्या ये हार कांग्रेस पार्टी की हार है या प्रत्याशी की हार है? दीपक जी, मेरा सवाल आपसे है। की बात करते हैं। ये जो हार है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हार किसी की नहीं है, अभय चौटाला की जीत है। वो उनका हल्का है, परंपरागत हल्का रहा है। वहां से ओम प्रकाश चौटाला जी भी विधायक रहे हैं। उसके बाद दो जगह से उन्होंने उपचुनाव जीता
वो 2 जगह से चुनाव जीता, नरवाना और एलनाबाद से। फिर एलनाबाद को उन्होंने छोड़ के नरवाना में अपनी सीट को कायम रखा। वहां से 2009 में उपचुनाव हुआ, अभय चौटाला वहां से फिर से जीते। उसके बाद वो फिर से 2014 में जीते, 2014 के बाद 2019 में जीते, अब वे फिर से उपचुनाव जीत रहे। तीसरा उपचुनाव है मेरे ख्याल से अभय चौटाला जी का ये, और वो इसको अगर वो जीतते हैं तो वो अपने दादाजी और पिताजी की जगह पे आ जाएंगे। तंवर साहब, दीपक गहलोत जी जो बात कह रहे थे, ठीक है, आप उसमें अस्वीकार्यता हो सकती है, उसमें मेरी बात तो सवाल मेरा सवाल सुने। एक हल्का आपने कहा पटौदी हल्का जहां वो आए, एक उन्होंने गिनवा दिया कालावाली। अब आप प्रत्याशी थे, आप चुनाव लड़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अध्यक्ष थे वो आपकी चीजों को देख रहे थे, आपकी चुनावी रणनीतिकार भी जाहिर सी बात है उस समय वहीं पर होंगे। वो कहां गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए? 12-15 हल्के थे तो मैं मान लूंगा। देखिए, विषय ये नहीं है, उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान मुझे नहीं पता किस हल्के में गए किस में नहीं गए, लेकिन चुनाव ठीक है सर, थोड़ा सा 5 दिन पहले मेरे थोड़ा सा जो गहलोत साहब जो बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी हल्का नहीं छोड़ा। सुखबीर सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा हूं और उसका प्रमाण है मेरे पास। सर थोड़ा सा साहित्यिक होता है व्यक्ति, अपनी बातों के लिए थोड़ा सा इन चीजों का इस्तेमाल करता है। अगर मैं कहूँ कि आसमान में एक भी तारा नहीं है, मतलब एक भी तारा नहीं है। मुझे किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी अपनी बात पे खड़ा हूं। अगर 1 घंटे के लिए कालावाली हल्का जो नजदीक लगता है उसमें, उसके अलावा अगर अभय सिंह चौटाला, पटौदी तो बहुत दूर की बात है, वो फतेहाबाद में नहीं गए, ठीक है, डबवाड़ी में नहीं गए, वहां पे अपने कैंडिडेट को काउंटिंग के लिए जाने से मना कर दिया था उन्होंने। क्यों? तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, वो नहीं गए तो इसका मतलब मैं विदु जी के पास आता हूं। ठीक है, और अगर सुखबीर तंवर जी किसी प्रकार का वो है तो आप एक बार अपने पार्टी के सुप्रीमो से पूछ लेना कि दीपक गहलोत इन सारी चीजों को जानता है नहीं जानता। वो मेरे बारे में अपने पार्टी सुप्रीमो से पूछिए। मुझे जो आप बात कह रहे हैं मैं प्रोफेसर विदु जी के पास आता हूँ। प्रोफेसर विदु, तो जो आपने गलत बयान अर्जुन चौटाला जी से पूछिए, अभय चौटाला जी से पूछिए। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का भी मैं लिंक भेज दूंगा आपको। लिंक भेजने की बात नहीं है, अगर मेरी बातों में सत्यता है और क्या भेजूं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों में सत्यता है। ठीक है सर, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा नाम लेके पूछिए। तंवर साहब, उनके कहने का मतलब केवल इस बात से है, लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी। आप ही सारे सच बोलते हैं। मैं के साथ कह रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलता ना। कौन से चला है? आप दिखा तो दीजिए। मैं दिखा दूंगा ना। दिखाइए, आप दिखाइए सर, आप दिखाइए, मैं आपको समय देता हूं, आप चर्चा और थोड़ा सा कीजिए, तब तक मैं विदु जी के पास आता हूं। विदु रावल जी, रखिए अपनी बात। देखिए, जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एलनाबाद की जनता ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर से चुनाव लड़ा है, बहुत हिम्मत से चुनाव लड़ा है। एनीबडी हु वाज ऑन द ग्राउंड वुड नो कि किस प्रकार का ये रणभूमि बना दी थी अभय सिंह चौटाला ने, किस प्रकार से जान पर खेलकर कार्यकर्ताओं ने काम किया। हर प्रकार से हर प्रपंच रचा गया कार्यकर्ता को डराने के लिए, और उसके बाद भी अगर हम इतना अच्छा करके आए हैं तो निश्चित तौर पर ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। बधाई अभय सिंह चौटाला ले लीजिए। अभय सिंह चौटाला लड्डू खूब खाएं, खूब ढोल बजाएं, लेकिन आज बिल भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अभी से क्यों हार मान रहे हैं? अभी तो राउंड बाकी है विदु जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अरे कहीं तो तटस्थ हो जाओ। मैं तो मैंने तो उनको भी रोका है, मैंने आपको भी रोका है, मैंने तो उनको भी रोका, मैंने आपको भी रोका, मैंने उनको नहीं बोला क्या? मैंने आपको नहीं बोला। आपके बात कर रहे हो जो आपके खिलाफ बोलते वो आपको लगता है कि आपके खिलाफ नहीं है। नहीं, ये खिलाफत आपको चेताना आपकी खिलाफत नहीं है। सच्चाई बोली जाएगी, सच्चाई कही जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। एक बूथ मैंने जब उन्होंने बता दिया, जब उन्होंने विदु रावल जी ने कहा कि पवन बेनीवाल और अभय चौटाला मिले हुए, मैंने उस बात का खंडन किया। मैंने आपके फेवर में बोली कि नहीं बोली? बताओ आप बात, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो तटस्थ बैठा हूं यहाँ पे। गहलोत साहब, मुझे ठीक है सर, ये आ गया 16वें राउंड का नतीजा भी आ गया। देख लेते हैं क्या कुछ रहा है आंकड़ा। आखिरी राउंड 16वां राउंड, किसे कितनी वोट मिली देख लेते हैं। एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत मोहर लग चुकी है। जी हां, एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला यहां से जीत चुके हैं। 1,50,227 जो है वो टोटल काउंट वोटों का हुआ, और अभय चौटाला जो है वो जीत अब दर्ज कर चुके हैं। केवल एक मशीन बाकी थी, उसका भी हो चुका है। करीब करीब 6,800 वोटों से जो है वो अभय सिंह चौटाला जीत चुके हैं। तो एलनाबाद की जनता ने एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला को ही अपना विधायक बनाया है।
अभय सिंह चौटाला ने जो ये कहकर इस्तीफा दिया था कि इलाहाबाद की जनता के हित में, किसानों के हित में मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, और उन्होंने ये बात कहा भी था कि मुझे एक तरीके से इलाहाबाद की जनता ने ही सीधे तौर पर कहा है इस्तीफे के लिए, और मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और इलाहाबाद की जनता को जो अपना वो घर बता रहे थे, इलाहाबाद की जनता ने एक बार फिर से उन्हें अपने विधायक के रूप में चुन लिया है। इलाहाबाद के विधायक एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला होने जा रहे हैं, और उनके वोट का जो डिफरेंस है वो 6800 वोट है, तकरीबन 6800 7000 के आसपास का वोट। यानी कि जो ये बात कही जा रही थी, अब इसमें 2-3 सवाल जन्म लेते हैं। जो जोर शोर से बात कही जा रही थी, भाजपा जजपा भी ये बात कह रही थी कि चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन जो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि दोनों राजनीतिक दल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस तो खैर बहुत पीछे है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि टक्कर उतनी कमजोर नहीं थी जितनी इंडियन नेशनल लोकदल समझ रही थी, और इसीलिए